हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। अब तक हमने पीरियोडिक टेबल के 3 लेक्चर्स कर रखे हैं। आज ये हमारा 4th लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ाऊंगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में आपको समझाऊंगा। जो बच्चे मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है कुंवर ओम पांडे। मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है IIT दिल्ली से और ग्रेजुएशन में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। और एक एग्ज़ाम होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उस पर मेरी ऑल इंडिया रैंक 13 थी। ये सब बताने के पीछे सिर्फ एक लॉजिक ये है कि आपको ये विश्वास हो कि हम जिस महानुभाव से पढ़ रहे हैं उन्होंने भी कुछ पढ़ा लिखा हुआ है। चलिए जी, शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। शुरुआत करेंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नाम से मतलब निकालिए। नाम से मतलब आप निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है दोस्ती, उसके लिए लगाव, उसको क्या कहते हैं? एफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे किसके लिए लगाव है? इलेक्ट्रॉन के लिए लगाव है। अगर किसी एटम को, ध्यान से सुनना, अगर किसी एटम को, मान लीजिए यहां पे एक एटम है और इस एटम को इलेक्ट्रॉन से क्या है? मोहब्बत है, उससे दोस्ती करने का मन है, उस इलेक्ट्रॉन से उसका लगाव है, तो ये बोला जाएगा कि ये एटम जो है इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी रखता है। क्या रखता है? एफिनिटी रखता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन एटम लेता है, ध्यान दीजिएगा, जब एटम जो है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के आसपास आता है, तो उसको अट्रैक्शन फोर्स महसूस होता है। किसका अट्रैक्शन फोर्स महसूस होता है? न्यूक्लियस का। और जब उसको न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स महसूस होगा तो वहां से एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी कौन देगा? एनर्जी निकाल रहा होगा वो एटम जिसको आपने इलेक्ट्रॉन दिया है, क्योंकि वो खुश हो गया, उनका मन प्रसन्न है इस समय, क्योंकि वो जो चाहते थे उनको मिल गया, तो उसने क्या किया? एनर्जी निकाल करके बाहर कर दिया। सिंपली बोलें तो क्या बोलेंगे कि भैया जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वहां पे स्टेबिलिटी होगी, और जहां स्टेबिलिटी होगी और उस स्टेबिलिटी को लाने के लिए सिस्टम को, एटम को एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो ये मैंने पहले आपको समझाया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब है। इसका डेफिनेशन आप एक बार देखिए क्या लिखा गया। लिखा गया है द एनर्जी रिलीज्ड, क्या बोला मैंने? द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या बोल रहा हूं? आइसोलेटेड गैसियस एटम to produce an anion is known as electron affinity। ध्यान दीजिएगा, जब उस एटम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और एटम ने एनर्जी निकाला, तो जो एनर्जी निकाला उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बस कंडीशन लगाई गई है कि जो आपका वो एटम है वो गैस के फेज में हो और वो इकलौता हो, अकेला हो, उसके आसपास बहुत सारे लोग ना हो। क्या लिखा गया है? आइसोलेटेड गैसियस एटम, वो अकेला है और हम क्या कर रहे हैं? उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और वो आपको एनर्जी दे रहा है। जो एनर्जी वो दे रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो शायद इतनी बात समझ में आई होगी, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अगली लाइन सुनिएगा, लिखा गया है एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अरे मेरे भैया, सिंपल सा एक बात समझो, एक हमारे पास ये एटम है, ठीक है, एम गैस लिखा हुआ, मतलब हमारे पास एक, मान लो एलिमेंट M है जो गैसियस स्टेट में है और वो कैसा है? आइसोलेटेड है, अकेला है। उसको हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर रहे हैं किसमें? इस मेटल में, इस मेटल में नहीं, इस एलिमेंट में। जो कोई भी एलिमेंट है इसको हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और वो जब एक्सेप्ट करेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा भैया? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज बना, इसको आप क्या घोषित करने वाले हो? इसको आप एनायन घोषित करने वाले हो। क्या घोषित करने वाले हो भैया? इसको आप एनायन घोषित करने वाले हो। इतनी बात समझ में आई? ओके, अब इसको लेके चलता हूं मैं इधर। ये है आपका वो एटम, मान लो उसका नाम M है, ठीक है। हमने क्या किया? हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिया। हमने जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसके वैलेंस सेल में जब हमने इलेक्ट्रॉन उतारा तो हुआ क्या? देखना, ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? यहां आकर के बैठा, यहां पे, कहां पे? वैलेंस सेल के अंदर आकर के बैठा, और जैसे यहां आएगा न्यूक्लियस क्या करेगा? उसको अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करेगा? खींचेगा।
अब जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींचेगा, मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो वहां से एनर्जी रिलीज होगी। जहां कहीं भी नेचर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है वहां से एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल कर रहा होता है। तो यही कहानी यहां पे हुई, यहां से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इतनी बात समझ में आई क्या? एनर्जी यहां से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। यहां पे एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अच्छा जी, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, पहले ये बताइए। एनर्जी कहीं से निकल के बाहर आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सोथर्मिक है। बाहर आ रही है ना, एक्सटर्नल आ रही है, बाहर आ रही है, इस वजह से हम इसको बोलेंगे कि ये जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एनर्जी है, मतलब कि जो एंथैल्पी है, वो लिखा जाता है डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव। क्या लिखा जाता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव। कुछ समझ में आया क्या बोल रहा हूं? ये प्रोसेस जिसमें कि इस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वहां से एनर्जी निकलती है, इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव लिख करके। कोई समस्या है? नहीं होगी। देखिएगा अब अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट आने वाली है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, अगर आप ये लॉजिक अपने दिमाग में सेट कर ले गए, कोई प्रॉब्लम इसके बाद नहीं होगी। देखना भैया, दोबारा लौटते हैं यहां पे। हमने क्या बोला, हम इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाना चाहता है और ये जो हमारा एलिमेंट m है वो इलेक्ट्रॉन खुद लेना चाहता है, कोई जबरदस्ती नहीं है, मन है किसका, इस एलिमेंट m का, कि मैं उस इलेक्ट्रॉन को ले लूं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने को लेकर के उसके अंदर एक पॉजिटिव कैरेक्टर है। वो सोच ये रहा है कि यार ठीक है मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं। उसका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो उसके लिए लिखा जाता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है। क्या है भैया, यहां के लिए लिखा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है पॉजिटिव है। इसको ऐसे ही समझिएगा, जहां कहीं पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा हो, बस आप ऐसा समझेंगे कि भैया अगर इस एटम को, अगर इस एलिमेंट को खुद इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप जबरदस्ती नहीं दे रहे हो, खुद वो चाहता है लेना। और जब वो खुद चाहता है तो क्या कर रहा है, अपने ऊपर कुछ जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है। इस वजह से आप क्या बोल दो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां पे पॉजिटिव होगी। ठीक है भैया, जब वो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है और एनर्जी निकाल रहा होगा, एनर्जी निकाल रहा होगा, तो उसको हमने कहां से समझाया, यहां से, कि वो एक्सोथर्मिक है, तो लिखा जाता है डेल्टा एच। और इसी डेल्टा एच को लिखा जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि ये जो प्रोसेस चल रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, ये प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, ये प्रोसेस क्या होगा, ये प्रोसेस जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इस वजह से यहां पे डेल्टा एच क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव लिखा जाएगा। और यहां पे जो डेल्टा एच आएगा उसके लिए आप यहां पे इसके सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे Eg, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। भैया एंथैल्पी मतलब क्या होता है, एनर्जी चेंज। इसकी एनर्जी में से ये वाली एनर्जी घटा दो तो उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। और यहां पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, इस वजह से हमें नेगेटिव मिला। कोई समस्या हुई क्या, नहीं। अब देखो, इस मेटल को, सॉरी हर बार मेटल आ रहा है, इस एलिमेंट को क्या हो चाहिए, इलेक्ट्रॉन खुद चाहिए। मतलब कि उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका इलेक्ट्रॉन को लेकर के एटीट्यूड पॉजिटिव है। वो चाहता है कि उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इलेक्ट्रॉन और इस एटम के बीच में क्या लगाव है, इस वजह से इसको पॉजिटिव लिख करके बताएंगे। तो क्या आपको यह समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो पॉजिटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होगी इस सेम प्रोसेस के लिए। मतलब कुल मिला के ऐसे समझ लो कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना प्लस एक्स लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा, प्लस एक्स लिखा जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है कितना लिखा जाएगा, माइनस एक्स लिखा जाएगा। मतलब यहां की क्वांटिटी तो सेम होती है, क्वांटिटी सेम है, यहां पर अंतर किसमें है, साइन में। अगर इलेक्ट्रॉन खुद चाहिए तो पॉजिटिव, और अगर वहां से एनर्जी निकल रही है तो नेगेटिव। कोई समस्या हुई, नहीं होगी जी। इतनी बात हमें समझ में आ गई सर, अब आगे बढ़िए। अच्छा जी, ये देखिएगा नेक्स्ट चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने जो एनायन बना दिया, ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने क्या बनाया था, एनायन। अब हमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड किया, तो ये क्या बन गया, इस समय M नेगेटिव बन गया।
क्या बन गया, M नेगेटिव बन गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस M नेगेटिव को हमें एक इलेक्ट्रॉन और देना है। हमारी कंडीशन क्या है कि इसको हमें एक इलेक्ट्रॉन और देना है। तो चलो भैया ऐड करके देखते हैं। जब हम इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास जाता है, क्या होता है, इस एटम के जब पास जाता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि पहले से वहां पे प्रेजेंट था, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि वहां पे पहले से प्रेजेंट था, वो क्या करने लगेगा, रिपेल करने लगेगा। क्या करने लगेगा भैया, रिपेल करने लगेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन तुम चाह रहे थे कि इसी वाले वैलेंस शेल में उतार दो, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन विरोध कर रहा है। ये कह रहा है कि तुम बताओ, क्योंकि तुम्हारे पे भी नेगेटिव और मेरे पे भी नेगेटिव चार्ज है और सेम चार्जेस हैं तो रिपेल तो करेंगे ही। अच्छा जी, अगर रिपल्सन हो रहा है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन आराम से जाकर के उसके अंदर बैठ जाएगा? क्या ये अंदर आराम से चला जाएगा? जवाब है नहीं। अब तो भैया ये एटम नहीं चाहता कि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आए, सॉरी ये एनायन नहीं चाहता। कौन? ये एनायन अब नहीं चाहता कि उसको कोई और इलेक्ट्रॉन मिले, नहीं चाहता। उसका मन भर चुका है एक इलेक्ट्रॉन को पा करके, दूसरा वो नहीं चाहता। अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहता तो एक बात बताओ कि इस प्रोसेस के लिए जिसमें हमने N नेगेटिव को एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया है, क्या मैं यहां पे लिख दूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है यहां पे नेगेटिव होगी? अरे भाई, इस M नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। वो प्यार नहीं करते, उनकी कोई मोहब्बत नहीं अब इलेक्ट्रॉन से, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, नेगेटिव बोली जाएगी, जिसको आप हेट बोलते हो। क्या बोलते हो? हेट बोलते हो। समझ गए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए क्या बोला जाएगा, सॉरी हेट के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, नेगेटिव होता है। जी भाई साहब, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब देखो, समझो बात को। अब भैया देखो, भले रिपल्सन चल रहा है, मैं कह रहा हूं हाँ भैया रिपल्सन तो चल रहा है, रिपल्सन चल तो रहा है, लेकिन मैं अब ये कंडीशन देने वाला हूं कि मेरे को ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालना ही है, मजबूरी है, अब डालना ही है। अब मना करने से नहीं मानेंगे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फेंक के मारेंगे। तो अब बताओ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इतनी एनर्जी इनपुट करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन तो तुम दे ही रहे हो, एनर्जी भी इनपुट करोगे, जो इसको जबरदस्ती ढकेल करके कहां डाल दे, जबरदस्ती इसको ढकेल करके कहां डाल दे, इस M नेगेटिव मतलब एनायन के अंदर डाल दे। इतनी बात समझ में आई? अब देखो भैया, इस प्रोसेस में हुआ क्या, हमने इलेक्ट्रॉन भी दिया और हमने एनर्जी भी दी। हमने इलेक्ट्रॉन भी दिया और एनर्जी भी दी, कब? जब M नेगेटिव को हम इलेक्ट्रॉन देने गए थे तब। ध्यान दीजिएगा यहां पे अब क्या हुआ, इस M नेगेटिव को जब हम इलेक्ट्रॉन देने जाते हैं तो हमें यहां पे एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन भी दे रहे हैं और एनर्जी भी दे रहे हैं, तभी जाकर के ये M2 नेगेटिव बनेगा। भाई एक नेगेटिव पहले था, एक इलेक्ट्रॉन और लेगा तो क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव बन जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा जी, ये जो प्रोसेस था वो प्रोसेस क्या था, अब की बार तो एंडोथर्मिक हो गया ना यार, अब की बार क्या हो गया, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। क्यों हुआ एंडोथर्मिक? क्योंकि यहां पे था रिपल्सन, और रिपल्सन को मिनिमाइज करने, खत्म करने के लिए हमने बाहर से एनर्जी झोंकी, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल में उतर पाता है और M2 नेगेटिव बन पाता है। मतलब ये एंडोथर्मिक है। अगर एंडोथर्मिक है तो डेल्टा H हमें क्या लिखना चाहिए, पॉजिटिव लिखना चाहिए। इतनी बात समझ में आई क्या? जी भाई साहब, समझ में आ गई। अच्छा सर, एक बात बताओ कि ये जो अब की बार यहां पे हम M नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो क्या यहां पर हम कोई भी एलिमेंट ले लें, यहां पे हम कोई भी एलिमेंट ले लें, हमें हर बार एनर्जी देनी ही पड़ेगी क्या? मेरा जवाब है हाँ। दोबारा सुनिएगा, क्या बोला मैंने, कि जब कहीं कोई एलिमेंट M नेगेटिव बना लेता है, एक बार अगर वो एनायन बना लेता है तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है और तुम एक नया इलेक्ट्रॉन लेकर के उसके पास पहुंचते हो, तो चाहे जो एलिमेंट होगा वो उसको रिपेल करेगा। अगर यहां पे रिपल्सन होगा तो उसको खत्म करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी डालनी पड़ेगी, और एनर्जी अगर डालोगे मेरे भैया तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अब की बार की कैसी है, पॉजिटिव है, और यहां पे हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, नेगेटिव आ रही है। आई होप आपको यहां पे लिखी हुई हर लाइन, हर शब्द समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर आपको एग्जांपल दूंगा, आराम से समझ जाओगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। एक एग्जांपल है, यहां पर ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है। ऑक्सीजन को हम इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे। ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन देंगे। देखिएगा हमने क्या किया, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, हम लिखेंगे प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है भैया।
यहां पे हम एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर अगर ऐड करेंगे तो वो चाहता है उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वो क्या बना देगा, O नेगेटिव, मतलब कि एक एनायन बना देगा जिसके ऊपर कितना चार्ज है भैया, -1 का चार्ज है। और जब ये प्रोसेस हो रहा होगा तो वो अपने अंदर से एनर्जी निकाल के बाहर देगा। अरे भाई बताया तो था, ये मान लो आपका ऑक्सीजन है, यहां पे आपका न्यूक्लियस है। जब पहला इलेक्ट्रॉन आता है तो ये न्यूक्लियस बहुत प्यार करता है और कहता है ठीक है भैया आ जाओ तुम। और जब इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है और यहां पे अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इसके बाद ये सिस्टम, ये एटम क्या करता है, एनर्जी निकाल करके बाहर कर देता है, एनर्जी निकालता है। जब पहला इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनर्जी निकालता है, और अगर एनर्जी निकल रही है मतलब कि एक्सोथर्मिक है, तो डेल्टा एच को हमें क्या लिखना चाहिए, माइनस में लिखना चाहिए। आप इस क्वांटिटी पे मत जाओ, अभी क्वांटिटी मत देखो, अभी सिर्फ और सिर्फ आप क्या देखो, इस नेगेटिव साइन को देखो, क्योंकि आप ये समझ गए तो क्वांटिटी समझाना मेरे लिए बहुत ही आसान होगा। नेगेटिव समझ में आया, मतलब कि एक्सोथर्मिक था। ओके, अब देखो, अब बन गया O नेगेटिव, मतलब कि अब ये क्या है, अब है ये एनायन। अब क्या है भैया, ये एनायन है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखो क्या होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ चुका है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ चुका है, मतलब कि O नेगेटिव बन चुका है। अब इसको हम अगर एक इलेक्ट्रॉन यार देना चाहें, अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन देना चाहें तो क्या ये आसानी से लेगा, जवाब है नहीं। अगर आसानी से ये नहीं लेगा तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी, और वो जबरदस्ती एटम के साथ कैसे करते हैं, मार तो सकते नहीं, हम क्या करेंगे, एनर्जी सप्लाई कर देंगे। एनर्जी जब इसको सप्लाई होगी, इलेक्ट्रॉन और एनर्जी दोनों जाकर के इस एटम को, इस एनायन को मिल जाएंगे। क्या होंगे, इस एनायन को मिल जाएंगे। कुल मिला के मतलब ये कि जब O नेगेटिव को हम इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे और O2 नेगेटिव बना रहे होंगे, उस समय हमने एनर्जी इन्वेस्ट की, लगाई, देखो भैया कितना लगा दिया, +844। तो फिलहाल आप इस पे देखिए क्या लिखा है, प्लस। देखो ये पहली वाली जो चीज थी वो थी एक्सोथर्मिक, क्या थी वो, एक्सोथर्मिक। दूसरी जो है वो है एंडोथर्मिक प्रोसेस। पहली चीज एक्सोथर्मिक है, दूसरी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। चलिए ये भी बात समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। अब ओवरऑल पे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और ऐसे सवाल आगे आपको देखने को मिलेंगे और भविष्य में आपके पेपर में भी ये आ सकते हैं। जी देखिएगा, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से अब हमें डायरेक्टली O2 नेगेटिव बनाने के लिए पूछा जाए कि भैया जब ऑक्सीजन है और इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन दें, क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन दें, तो बताओ वहां से एनर्जी निकलेगी या हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाली एक्सोथर्मिक होगी ओवरऑल या एंडोथर्मिक होगी। आप क्या करोगे, इसके दोनों स्टेप को ऐड करोगे। तो क्या किया हमने, देखो ये दोनों स्टेप ऐड किया, तो दोनों स्टेप जब ऐड करेंगे तो यहां पे भी O नेगेटिव है, यहां पे O नेगेटिव कट कर दो, यहां पे क्या आएगा, ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन, ये O2 नेगेटिव, ये तो मिल गया। अब डेल्टा H कैसे निकालते हैं, इन दोनों के एनर्जीज को क्या करना है, हमें जोड़ देना है। जोड़ दो भैया, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ये क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, देख के बताओ। अब आप क्वांटिटी देखो, यहां पे क्या दिया, ऑक्सीजन के केस में -141 किलो जूल पर मोल। ये कब, जब पहला इलेक्ट्रॉन दिया, जब दूसरा दिया तो देखो इतनी ज्यादा एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ी, मतलब कि भैया ये पॉजिटिव वाला जो है वो ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो ओवरऑल रिजल्टेंट कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब हुआ कि जो आप ये वाला प्रोसेस देख रहे हो, वो कैसा है, वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक दिखेगा। कैसा दिखेगा, ऑलवेज एक्सोथर्मिक दिखेगा, क्योंकि यहां पे टोटल जब हमने H निकाला, क्या निकाला, एंथैल्पी निकाला, तो वो आया पॉजिटिव। और पॉजिटिव आने की वजह से मैं ये कह रहा हूं कि आपका कोई एलिमेंट जब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ लेने की कोशिश करेगा तो वहां पे क्या होगा, डेल्टा H पॉजिटिव होगा। कोई समस्या है, होनी भी नहीं चाहिए, अगर है भी तो चलिए, अगर है तो चलिए खत्म करते हैं उसको। दोबारा पढ़ाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा इन सारी चीजों को। देखो भैया, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया, फिर नहीं है कुछ, इस टॉपिक पे कुछ बचा ही नहीं है, फिर यही समझना है तुमको ध्यान से। देखो जब पहला इलेक्ट्रॉन इसने लिया, जब इसने पहला इलेक्ट्रॉन लिया, क्या किया, जब इसने पहला इलेक्ट्रॉन लिया तो जो यहां पे एनर्जी निकली ना, उसको मान लेता हूं मैं -x। क्या मैं मान रहा हूं, -x।
ये भूल जाओ, क्वांटिटी भूलो अभी। अब हमने क्या किया, जो हमारा एनायन बना ये वाला, उसको एक इलेक्ट्रॉन और दिया तो बन गया O2 नेगेटिव, ऑक्साइड आयन बन गया। अच्छा जी, ऐसा होने पर मैं कह रहा हूं कि यहां पे आएगा प्लस वाई। क्या बोल रहा हूं, प्लस वाई। अब मैं अगर यहां पे एक बात जनरलाइज कर दूं ना, कि यहां पे चाहे तुम ऑक्सीजन लो, चाहे तुम कोई भी एलिमेंट ले लो, चाहे आप कोई भी एलिमेंट ले लो, अगर वहां पे ये -x है और दूसरा वाला प्लस वाई है, तो ये दूसरा वाला हमेशा हमेशा बड़ा होगा पहले वाले से। ये दूसरा वाला हमेशा बड़ा होगा। क्वांटिटी वाइज देखो, ये कितना है 844, ये कितना है 141, कितना कम है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो ये वाई है, मतलब कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यही लाइन मुझे बतानी थी यहां पे, क्या सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये क्या है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस वाले में क्या हो रहा है, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा रहा है, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के गेन होने पर एनर्जी को क्या बोलते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो हुआ वाई। ये एक्स क्या है, जो फर्स्ट वाला है, तो आप बोलोगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी x है और ये y है, तो क्वांटिटी वाइज अगर आप देखो तो y हमेशा हमेशा ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे रिपल्सन हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, ड्यू टू रिपल्सन। ठीक है, ड्यू टू रिपल्सन। दूसरे वाले कंडीशन में रिपल्सन होती है और उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए हम बाहर से बहुत एनर्जी झोंकते हैं, तब जाकर के आपका वो इलेक्ट्रॉन उस सेल में जाके सट बैठ पाता है। इस वजह से y की वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी। चलिए करते हैं ये वाला क्वेश्चन। कहीं पूछा गया है क्या, हाँ जी, ये पूछा गया था जेईई मेंस 2019 में। आसान सा सवाल है, ये जो ऊपर लिखा है ना इसी पर बेस्ड है, बल्कि कहो यही चीज है। नीचे देखो क्या लिखा है, लिखा गया है कि व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अभी बताया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब x, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब x ऑफ हैलोजन इज दिस, यही चीज लिखा भी है। इट्स सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज, मतलब कि y के बारे में वो पूछ रहा है कि बताओ y क्या होगा इनमें से। देखते हैं भैया क्या लिखा है, ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट। क्या ये दोनों सेम होंगे, जवाब है नहीं। ए मोर नेगेटिव वैल्यू देन द फर्स्ट, दूसरे वाले को कह रहा है नेगेटिव होगा, नहीं, दूसरा वाला तो हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा, तो ये तो हो गया गलत। अगला कह रहा है नेगेटिव होगा, नहीं, सेकंड वाला तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, सेकंड हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वहां पे रिपल्सन था और रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए हमने एनर्जी इनपुट की, डाल दी, इस वजह से यहां पे प्लस आएगा। अच्छा जी, तो ये लग रहा है फोर्थ वाला सही। क्यों, क्योंकि यहां पे लिखा है कि एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, वाई की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, क्योंकि वहां पर रिपल्सन है और रिपल्सन खत्म करने के लिए हम एनर्जी दे रहे हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको ये सारी चीजें याद हो जाएं। और अगर मान लीजिए यहीं पर एक क्वेश्चन बना दिया जाता कि बताइए x बड़ा या y, तो आप क्या बताते, y बड़ा होगा, मतलब कि आपका जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्वांटिटी वाइज वो बड़ा होगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर है, सेम सवाल है, बल्कि कहो सेम सवाल है। ये पूछा गया था AIEEE 2004 के अंदर। सेम सवाल है भाई, यहाँ पे ऊपर पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन बोली गई है कि जो पहला वाला है, ये वाला जो है ये तो एक्सोथर्मिक है। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि फर्स्ट वाला जो है एक्सोथर्मिक है और दूसरा वाला क्या है, एंडोथर्मिक है। ये वाला क्या है, एंडोथर्मिक। तो बस इसी का रीजन बताना है कि ये वाला एक्सोथर्मिक है, ये वाला एंडोथर्मिक है, क्यों, इसके पीछे का क्या रीजन है। दिस इज बिकॉज पहला लिखा है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आगे आप इलेक्ट्रोनेगेटिव पढ़ोगे, वैसे ये रीजन नहीं है। ऑक्सीजन हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इससे इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पे कोई फर्क नहीं आ रहा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बन रहा। अगला देखो, ओ नेगेटिव आयन विल टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन। सही बात, ये क्या कह रहा है कि जब O नेगेटिव बन गया और आप इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहे हो तो इसको नहीं चाहिए, वो विरोध कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है कि मत ऐड करो मुझ में कुछ। तो ये क्या कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए कुछ तुम्हारा, लेकिन हमने क्या किया, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन भी दिया और एनर्जी भी सप्लाई कर दी। इस वजह से ऐसा हो रहा है कि हमारा ये सेकंड वाला जो है एंडोथर्मिक है, जबकि पहला वाला एक्सोथर्मिक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या है भैया, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो चलो भैया देख लेते हैं कि पहला फैक्टर क्या है। पहला फैक्टर है
जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या असर आता है पहले समझेंगे। देखो भैया, ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा न्यूक्लियस और ये बाहर है वैलेंस सेल। ठीक है, हमने क्या किया, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन दिया, बाहर से क्या किया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, मान लिया हमने कि यहाँ से चल के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो इसका मतलब कुल मिला के ये है कि अगर न्यूक्लियस का हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दें, क्या करें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दें या इस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा दें, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्यार करने लग जाएंगे, ज्यादा अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, एनर्जी उतनी ज्यादा निकालनी पड़ेगी इस एटम को। मतलब जेड इफेक्टिव के ज्यादा होने पर इलेक्ट्रॉन के लिए जो एफिनिटी है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो दोस्ती है, वो क्या हो जाएगी भैया, ज्यादा हो जाएगी। कोई समस्या है क्या, नहीं होगी। चलिए दोबारा लौटते हैं इस वाले पर लौटते हैं, साइज वाले फैक्टर पे। अब एक बात बताओ, एक ये साइज है, इसी के आसपास की एक दूसरी साइज हम बनाते हैं। चलिए बना के एक बार देखते हैं कि बन जाता है क्या। ठीक है, जब आप ये बना रहे हैं, यहाँ पे इसको कलर देता हूं, मान लो ये, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे आप ये देखो कि ये वाला मान लो थोड़ा बड़ा है, शायद बड़ा दिख भी रहा होगा। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये बड़ा है, यहाँ पे बीच में क्या है, न्यूक्लियस, यहाँ पे है इनका न्यूक्लियस। हमने इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों को इलेक्ट्रॉन दिया, इसको भी दिया, इसको भी। जब हमने इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ आकर के सेट हुआ, यहाँ पे आके बैठ गया। वैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो घूमता फिरेगा इधर उधर। ठीक है, अब हमने इसको भी इलेक्ट्रॉन दिया और वो इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ बैठ गया। ध्यान दीजिएगा, ये वाला नया वाला इलेक्ट्रॉन जो हमने ऐड किया, ये वो वाला इलेक्ट्रॉन जो हमने अभी ऐड किया। अब देखो, ये न्यूक्लियस की जो दूरी है वो कम है, ये वाली न्यूक्लियस की दूरी थोड़ी ज्यादा है। अगर दूरी ज्यादा होगी तो एक बात बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा फील होगा क्या? जवाब है नहीं, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा फील नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला एटम जिसकी साइज बड़ी है वो ज्यादा एनर्जी निकाल के नहीं देगा, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। इसका मतलब अगर आप साइज बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, अगर आप साइज बढ़ाओगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। साइज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगी। समझने में कोई समस्या आई क्या? नहीं आई होगी। ठीक है, आप रटने की कोशिश मत करना, इतना सिंपल होता है ये कि ठीक है, इसको थोड़ा हटाते हैं, जो भी बनाया था हमने अभी थोड़ा साफ सुथरा हो जाएगा जी। अब अगले पर आइए, देखिएगा ये लाइन हमने निपटा दिया। अब देखो यहां पे दिया गया कुछ एग्जांपल है, आपको बोला जा रहा है कि आप बताइए ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसमें आपको बताना है कि किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छा है। अच्छा जी, कैसे बताएंगे? आपको देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन लेफ्ट है कौन राइट है। लेफ्ट कौन है भैया? ये भाई साहब लेफ्ट रहते हैं, ये है हमारे राइट। कहाँ पे लेफ्ट राइट की बात हो रही है? ये पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में फ्लोरीन है। अब जो राइट साइड में है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। इस फ्लोरीन को अगर आप एक इलेक्ट्रॉन दो और ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दो तो बहुत जल्दी कौन पकड़ेगा? फ्लोरीन पकड़ेगा। क्यों पकड़ेगा? यहीं पे एक चीज बता देता हूं। देखो फ्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्लोरीन के बाहर मतलब वैलेंस सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल के अंदर। जब आप फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देते हो तो बाहर हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा। क्या गेन करेगा? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा। मतलब कि जैसे ही फ्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर के F नेगेटिव बनाएगा, ये F नेगेटिव का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो नियॉन के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? नियॉन के बराबर हो जाएगा। मतलब ये कि वो चीज स्टेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो चीज स्टेबल हो जाएगी। इसी वजह से फ्लोरीन को जैसे इलेक्ट्रॉन मिलता है तुरंत लेकर के वो 8 कर देता है, अपने आप को इनर्ट गैस बना लेता है। और वो कोई भी सिस्टम, कोई भी एलिमेंट अपने आप को इनर्ट करना चाहता है, बहुत थक चुका है रिएक्शन करके, वो क्या करना चाहता है? अब वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। कौन बनाना चाहता है? अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन देना चाहता है। इलेक्ट्रॉन देते ही वो बन जाएगा। इस वजह से फ्लोरीन आसानी से ले लेगा। पहली चीज।
इसको दूसरा एक्सप्लेन करो। दूसरा तरीका क्या बता सकते हो, ये वाला बताओ कि देखो भैया इसकी वाली साइज यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज छोटी हो रही है। जब साइज छोटी हो रही है या इसी को बोलो जेड इफेक्टिव पावर इसके अंदर ज्यादा है, तो जेड इफेक्टिव जब ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, वहां पे ज्यादा आएगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार ज्यादा आएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप बताइए यहाँ पे क्या होगा, साइज बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ता है। अगर साइज सबसे बड़ा इनका है और उनको हम इलेक्ट्रॉन देने जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन नया वाला ऐड होगा वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा। अगर न्यूक्लियस से दूर होगा तो इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई बातचीत, कोई चर्चा हो पाएगी, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में लग पाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि रह रहे हैं बहुत दूर। इस वजह से हम ये बोलेंगे कि आयोडीन के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें कम मिलेगी, जबकि क्लोरीन के केस में सबसे ज्यादा मिलेगी, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के अंदर। तो ये ऑर्डर समझ में आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में देखिए भैया, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। बोर्ड वालों के लिए, नीट वालों के लिए, जेई मेंस और एडवांस वालों के लिए, इन सब के लिए प्यारा टॉपिक का नाम कि फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कंपैरिजन करके बताइए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है। अब तक जो नॉर्मल सीखा था उसकी कुछ की धज्जियां उड़ाएंगे हम यहाँ पे। ये है हमारा फ्लोरीन, ये है हमारा क्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है वो पीरियड नंबर 2 का है। किसका है? पीरियड नंबर 2 का है, तो IOD यहाँ पे लिख दिया हमने 2, पीरियड नंबर 2 का है। ये वाला जो है वो पीरियड नंबर 3 का है। क्लोरीन पीरियड नंबर 3 का है और ये वाला पीरियड नंबर 2 का है। अच्छा जी, इसीलिए देखो यहाँ पे 2 सेल दिख रहे हैं, एक अंदर एक बाहर। यहाँ पे 3 सेल, 1 2 3। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, चलिए इस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो भैया, ये जो फ्लोरीन है उसका सेल नंबर 1 है। इस सेल नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और उसके बाहर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अरे भाई, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा तो लिखा होगा 1s2, फिर लिखा होगा 2s2, 2p5, ये है फ्लोरीन। ठीक है, तो इसके बाहर देखिए n=2 में कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया। इसी तरीके से जब आप क्लोरीन को लिखते हो तो क्या लिखोगे? 1s2, फिर लिखोगे 2s2, फिर क्या लिखोगे बताओ? 2p6, आगे क्या होगा? 3s2 और अगला होगा 3p5। कोई दिक्कत है क्या? होनी नहीं चाहिए भैया जी। यहाँ देखो 2 और 5 मिलके हो गए 7, तो यहाँ पे बाहर कितने होंगे? 7। यहाँ पे देखो n=2 में, मतलब कि हमारे इस सेल नंबर 2 में टोटल कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अंदर कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से क्लोरीन के लिए लिखा गया। बात समझ में आ गई? ओके, अब सुनना अगली लाइन बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। क्या मैं बोलने वाला हूं कि मैं इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, मैं इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दूंगा और कंपैरिजन करूंगा। क्या करूंगा? कंपैरिजन करूंगा। बाकी को मैं हटा रहा हूं, जहां हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है बस उसको रखूंगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां है? 2p5 में। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे है? 2p5 में है। अगर इलेक्ट्रॉन 2p5 में है तो मैं इसको ऐसे सर्कल करके रख ले रहा हूं, बाद में मैं इसको यूज करने वाला हूं। ठीक है, अगली चीज जो मैं बोलने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा उसको। एक इलेक्ट्रॉन मैं क्या कर रहा हूं? इसके अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूं और एक इलेक्ट्रॉन मैं इसके अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूं। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आता है, किसमें भैया? इस वैलेंस सेल में। और ये वैलेंस सेल कौन सा है? दूसरा सेल है, दूसरा वाला सेल है, n=2 है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इसको रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाने की कोशिश करेगा तो इसको एक जोरदार भीषण रिपल्सन सहना पड़ेगा इस वाले इलेक्ट्रॉन को, तो ये आसानी से इसके अंदर नहीं जा पाएगा। आसानी से अंदर इसके नहीं जा पाएगा तो क्या वहां से बहुत सारी एनर्जी आ पाएगी? जवाब है नहीं। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहां पे जाता है ना तो उसको थोड़ा कम रिपल्सन महसूस होता है। सवाल हो सकता है आपका कि सर यहां पे भी तो 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जब यहां भी 7 इलेक्ट्रॉन है और वहां भी 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे रिपल्सन ज्यादा क्यों और यहां पे रिपल्सन कम क्यों? तो इसका जवाब समझिएगा, सुनिएगा। देखो भैया, यहां पे है क्या? यहां पे आप समझिए फ्लोरीन वाले केस में, मान लो फ्लोरीन वाले केस में रूम क्या है? रूम सिर्फ इतना बड़ा है। क्या है? रूम है। रूम सिर्फ इतना बड़ा है। इस फ्लोरीन का एक रिश्तेदार है इलेक्ट्रॉन, वो क्या कर रहा है? इसके अंदर आना चाहता है, लेकिन यहीं इस रूम में कितने लोग मौजूद हैं?
7 लोग मौजूद हैं और रूम छोटा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ सेट होना चाहे तो अंदर के लोग जो उस रूम में, जो उस घर में रह रहे होंगे, वो कहेंगे भैया मत आओ, किसी तरीके से वो समझा रहे होंगे भाई मत आ। लेकिन इसके पास, इस रिश्तेदार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये मुंबई में है, उसको कहाँ जाना है, इसी के घर में कहीं ना कहीं सेट होना है, रहना है। तो वो क्या करेगा, हाथ पांव जोड़ के भाई इसी में रख लो हमें। तो इसको क्या करना पड़ा, थोड़ा एफर्ट मार करके यहां पे आना पड़ा। क्यों? क्योंकि बाहर जो अंदर रह रहे थे लोग, वो इसको रिपेल करने की कोशिश कर रहे थे। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अब लेना क्लोरीन की बात। अब मैं कह रहा हूं जो हमारा क्लोरीन है, जो हमारा क्लोरीन है, वहां के केस में जो घर है, अब की बार घर हो गया बड़ा, अब की बार घर हो गया बड़ा। अब इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके अंदर 7 लोग ही रहते हैं, घर बड़ा है तो अब क्या कहूंगा मैं, 7 लोग ही रहते हैं। अगर 7 लोग रहते हैं तो वो 7 के सातों जो है इसको कम ही रिपेल करेंगे। कोई बात नहीं, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं, मेरा घर बहुत बड़ा है। ये देखो इनका घर कितना बड़ा है, ये लास्ट वाला जो वैलेंस सेल आपको दिख रहा है वो इतना बड़ा है, और यहाँ पे देखो इतना छोटा है। जब बड़ा घर होगा तो इस इलेक्ट्रॉन का, इस रिश्तेदार का यहां पर रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से जाकर के यहाँ पे सेट होगा, और जैसे अंदर जाएगा इसका न्यूक्लियस इसको क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो अपनी तरफ खींचेगा, वो अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। शायद इतनी बात समझ में आ गई होगी कि यहां क्लोरीन के केस में कम रिपल्सन होगा, लेकिन फ्लोरीन के केस में ज्यादा रिपल्सन होगा, क्योंकि n=2 में वो छोटा रखता है अपना घर, इस वजह से बाहर से कोई रिश्तेदार नहीं ले रहा, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा। लेकिन क्लोरीन दिल खोल के खड़ा है कि आओ कोई रिश्तेदार हमारे यहां रह लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो दिल खोल के खड़ा है वहां क्या कर रहा है, इसका मतलब वो अपने रिश्तेदार की खातिरदारी करेगा, वो खूब एनर्जी लुटाएगा कि भाई ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये खिलाओ। तो यहां पे एनर्जी ज्यादा निकलेगी विद रिस्पेक्ट टू इसके। रीजन क्या है, रिपल्सन। कहां पे ज्यादा रिपल्सन है, फ्लोरीन के केस में। इसका मतलब हुआ कि क्लोरीन जो है, इसका मतलब हुआ क्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन के। समझ में आया क्या? जी समझ में आ गया सर। आगे बताइए। देखिए भैया, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, कहने का मतलब यह है कि अगर मैं बोलूं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख के बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, तब भी यही बोलोगे क्लोरीन की ज्यादा है। और लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहने का मतलब क्या होगा कि देखो भैया वहां एनर्जी निकलेगी, वो एक्सोथर्मिक होगा और बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होने वाला है। तो यहां पे लिखोगे मान लो -x, और इस वाले केस में मान लो हमने लिखा ΔH इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ फ्लोरीन =-y। एनर्जी दोनों में निकलेगी, लेकिन अब बताओ ज्यादा कौन होगा, तो आप बोलोगे x ज्यादा होगा y से, क्योंकि क्लोरीन जो है दिल खोल करके उस रिश्तेदार को अपने पास बुला रहा है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहा है, तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, तो क्वांटिटी जो होगी वो x की ज्यादा होगी। कुल मिला के भैया ये कि अगर आपसे पूछा जाए नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है। समझ में आ चुका है जी। यहां पे जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पढ़ाया वही एक्सप्लेनेशन मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 के लिए। देखो ये सारे एलिमेंट देखो ध्यान से, ये सारे के सारे एलिमेंट जो है पीरियड नंबर 2 के हैं। कहां के हैं, पीरियड नंबर 2 के हैं। तो ये हो गया भैया पीरियड नंबर 2। ये किसके हैं, नीचे वाले कौन, सोडियम, ये मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये सारे किसके हैं भैया, ये हैं पीरियड नंबर 3 के। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि पीरियड 2 और पीरियड 3 इनमें जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है। ये ऊपर वाला लॉजिक फेंक के मारो, इसमें जवाब बाहर है। देखो क्या करना है हमें, बोलना भैया ये है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की साइज बड़ी थी, इलेक्ट्रॉन लेना आसान था, एनर्जी निकालना आसान था, ज्यादा एनर्जी निकाल दिया, इस वजह से इसका। तो जो ट्रेंड आप यहां पे फॉलो कराएंगे वही ट्रेंड इनके बीच में भी लगेगा। क्या होगा, इनके बीच में भी लगेगा। तो शायद अब आपको याद रहेगा कि जो पीरियड नंबर 2 है वो जो है कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है विद रिस्पेक्ट टू पीरियड नंबर 3 के। तो ये पूरा का पूरा पीरियड वाला पार्ट आपको याद हो चुका होगा। कोई समस्या आई क्या, नहीं आई होगी। यहां सबके केस में क्या हो रहा है कि पीरियड नंबर 3 के सारे एलिमेंट पीरियड नंबर 2 वाले से क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। आपको इतनी बात याद होगी जी, याद होगी। अब मैंने बोला था ना कि 2p5 और 3p5 को मैं यूज करूंगा, कहां यूज करूंगा देखना। अब तक मैंने एक जनरली समझाया है, अब मैं थोड़ा ऑर्बिटल पे लेके चलता हूं। देखना मैंने जो ये बोला कि आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो इसके अंदर, तो एक्चुअली आप इलेक्ट्रॉन कहां डालते हो, आप इलेक्ट्रॉन डालते हो 2p5 के अंदर। कहां डालते हो,
2p5 के अंदर इस वाले केस में, इस वाले केस में 2p5 के अंदर, और इस वाले केस में आप डालते हो 3p5 के अंदर, यहां वाले केस में 3p5 के अंदर डालते हो। ठीक है भाई, तो आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, केवल लैंग्वेज बदल रहा हूं थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं बदल रहा हूं। क्या कह रहा हूं, आप इलेक्ट्रॉन डालते हो कहां पे 3p5 में, यहां डालते हो 2p5 में, तो मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा कि फ्लोरीन के केस में जो 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल करेंगे किसको, आने वाले इलेक्ट्रॉन को। मैं क्लोरीन के केस में ये कहूंगा कि 3p के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल कर देंगे आने वाले इलेक्ट्रॉन को। इतनी बात समझ में आ गई, ये लॉजिक तुम्हें समझ में आया क्या जी। एक्सप्लेनेशन वही है, उसी जैसा है, बस हमने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जाएगा कहां, ये जाएगा 3p5 में जाके ऐड होगा, 3p6 बन जाएगा जब हम क्लोराइड आयन की बात करेंगे। अरे यार यहां पे देखो, ये रहा क्लोरीन, ये हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो ये हो गया क्लोराइड आयन। ये क्या था, 3p5, 3p5 एक इलेक्ट्रॉन ले लो, क्या हो जाएगा 3p6। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, लिखा गया है फ्लोरीन एटम हैज ए लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन द क्लोरीन। यहां पे क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो अच्छा है, निश्चित रूप से अच्छा है। रीजन क्या दिया गया, एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड मोर इफेक्टिवली बाय 3p इलेक्ट्रॉन्स। गलत, 3p इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा रिपल्सन होगा या 2p में, अभी तो बताया 2p द्वारा रिपल्सन ज्यादा होगा, इस वजह से ये रीजन तो गलत है, ये वाला असर्शन सही दिया गया, मतलब फैक्ट तो सही दिया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, नेक्स्ट भैया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या असर पड़ता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। अब आप एक बात सोचो कि अगर आपके एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है, अगर वो स्टेबल है तो क्या वो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? अरे यार वो पहले से स्टेबल है, उसको इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, जब उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है तो मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वहां पे कम होगी, उसको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की कंडीशन में आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो कम होगी। और आपको एक चीज बता दूं कि जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहीं मिलता है तो वहां पे जो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन होता है ना, वो नेगेटिव होता ही नहीं है, थोड़ा मोड़ा नेगेटिव भी नहीं होता, वो पॉजिटिव होता है। मान लो पॉजिटिव x हमने लिख दिया, क्या बोला मैंने, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो +x होती है। मतलब अगर आपको अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर रहने वाले किसी एटम को इलेक्ट्रॉन देना है तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एनर्जी भी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको अब इलेक्ट्रॉन से कोई मोहब्बत नहीं। जबरदस्ती करके तुम क्या करोगे, उसमें इंजेक्शन से भर दोगे क्या, इलेक्ट्रॉन और एनर्जी दोनों। ध्यान देना इस बात को, इसके लिए क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। अच्छा, यही चीज मैंने यहां पे लिख रखी है कि इन सब के लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव आती है। अब सवाल है हमारे सामने कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे पहचानेंगे। मेरे भैया पुराने वाले लेक्चर 3 में जब मैं आपको आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा रहा था तो ये फैक्टर हम पढ़ा चुके हैं। बस आपको वही चीज कहां पे लगाना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे लगाना है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे लगा देना है। तो यहां पे मैं इजी लिख दे रहा हूं। ओके भैया, देखो यहां पे क्या होगा, इन सब में S1 कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनमें क्या होगा, S2 होगा। S2 देखते ही दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा है क्या, S2 का मतलब हो गया भैया ये क्या है, फुली फिल्ड, और यहां पे अगर फुली फिल्ड है तो ये हो जाएगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आइए इसमें, इनके लिए क्या होगा, P1, इनके लिए P2, इनके लिए P3, यहां पे P4, यहां पे क्या आएगा P5, और यहाँ पे P5 को थोड़ा सा इज्जत से लिखते हैं P5, एंड ये हो जाएगा P6। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा जी, आप बताओ यहाँ पे स्टेबल वाला कहाँ मिल रहा है, S2 एक स्टेबल था, चलो मान लिया। इसके बाद P1 है क्या, P2 है क्या, नहीं। हाफ फील्ड वाला कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे हाफ फील्ड वाला क्या है, स्टेबल है। P4 ना तो हाफ फील्ड ना तो फुली फील्ड कहाँ मिला, यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 3 जगह मिल रहे हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक ये S2 वाला, दूसरा ये P3 और तीसरा ये P6। यहां पे 2 पे ध्यान देना, नियॉन एंड आर्गन, यहां पे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, और यहां वाले में है बेरिलियम के बाद
मैग्नीशियम। क्या? बेरिलियम के बाद ये मैग्नीशियम। तो आप ध्यान देना, क्या बोला मैंने, अभी याद कराने की मैं कोशिश कर रहा हूं, पहले आपको ये चीजें याद हों कि ये चीजें कब लगानी है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, ये क्या है, फुली फिल्ड है। ये क्या है, फुली फिल्ड। ये क्या है, ये है हाफ फिल्ड। ये क्या है, दोनों ये भी हैं फुली फिल्ड। कोई समस्या है क्या? नहीं है। होगा क्या, जो स्टेबल हैं उनके लिए डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इनके लिए पॉजिटिव आएगा मतलब इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यार तुम S2 को इलेक्ट्रॉन देना अगर चाहोगे तो कठिन काम है ना, क्योंकि इनका पहले से पेट भरा हुआ है। भरे को क्या खिलाना यार, नहीं चाहिए वो फेंक देगा। भूखे के खिलाओ तो फायदा भी हो। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब एक बात बताओ, यहां पे क्या है, S2P6, इसका पूरा लिखोगे तो क्या लिखा जाता है, S2P6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे सिर्फ S2 है, यहां पे S2P6, और ये है क्या, ये इनर्ट है। ये क्या है, ये इनर्ट है। बातें मैं सिर्फ बता इसलिए रहा हूं ताकि आप इस फैक्ट को अपने दिमाग में रख लें कि इनर्ट होने की वजह से इनको इलेक्ट्रॉन की एकदम ही जरूरत नहीं है, और एकदम जरूरत नहीं है मतलब इनको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनके अंदर है ही नहीं। अगर उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है तो देखो भैया, मैं पहले आपको नियॉन वाला बता रहा हूं, मतलब कि मैं पहले ये वाला सॉल्व करूंगा, इसी आधार पे ये दूसरा वाला इसके बाद देखेंगे। देखो, इनमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखने वाला कौन है, नियॉन। क्यों? क्योंकि वो इनर्ट है, उसको इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं है, उसका घर भरा हुआ है, उसके बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और 8 जब हो जाते हैं तो पेट भर जाता है, इस वजह से इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। ये हो गया नियॉन। और नियॉन के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव, इस वजह से हमने इसको पीछे रख दिया। ये बात समझ में आ गई? ओके। अब बताओ, अब फुली फिल्ड के बाद क्या मैं हाफ फिल्ड रख दूं या ये वाला दूसरा वाला फुली फिल्ड रखूं? तो आप निश्चित रूप से कहने वाले हो सर ये वाला रखो। अब यहां पे आप लिखोगे इसके बाद बेरिलियम। क्या लिखोगे? इसके बाद बेरिलियम। अरे भाई ये फुली फिल्ड, ये कंप्लीटली इनर्ट, इस वाले में पार्शियली इनर्ट S2 है। ठीक, इसके बाद आप क्या लिखोगे, ये वाला हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड में क्या है, नाइट्रोजन। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? अरे यार इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, सबसे पीछे, इसको थोड़ा मोड़ा इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हो जरूरत पड़ी तो। ये हो गया। इसके आगे ये वाला अभी क्या है, हाफ फिल्ड है, तो ये फुली फिल्ड की तरफ बढ़ सकता है, इस वजह से इसको भी थोड़ी मोड़ी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो ये चीज समझ में आई क्या? इन तीनों के लिए आपसे मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन क्या होगा, तो आप बोलना पॉजिटिव होगा, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो हमें बाहर से एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इस वजह से इनके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, कंप्लीटली पॉजिटिव। अरे बोलो भैया आया क्या? बोल दो भैया, अब तो आ गया होगा। इन सब के लिए क्या होगा, ये होगा डेल्टा एच की वैल्यू। ओके सर, समझ में आ गया, अब आगे बढ़ लो। ओके, देखो हमने क्या क्या निपटा दिया, ये निपटा दिया, ये निपटा दिया, ये निपटा दिया, तो ये ऑर्डर से हटके बाहर आ गए। अब देखो क्या बचा, लिथियम और बोरोन। क्या? लिथियम और बोरोन, इस पे आप फोकस करना। क्या मैं लिख रहा हूं, लिथियम और बोरोन। समझेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ। लिथियम में क्या है, S1, और बोरोन में क्या है, P1। ध्यान देना, लिथियम का S1 और बोरोन का क्या है, P1। चलो भैया, अब लिथियम को अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दे दें, क्या करें, हम एक इलेक्ट्रॉन दे दें, जब S1 में तुम एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वो क्या बन जाएगा, S2। S2 मतलब क्या, फुली फिल्ड। दोबारा सुनो, लिथियम था S1, उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इलेक्ट्रॉन पाने के बाद वो बन जाएगा S2, और S2 है क्या, फुली फिल्ड। अगर वो फुली फिल्ड है तो वह अब स्टेबल हो गया। मतलब ये कि वो इलेक्ट्रॉन ले करके अपने आप को फुली फिल्ड बनाना चाहेगा, उसके अंदर इच्छा है कि हाँ भैया मैं बनना तो चाहूंगा। एक चीज, दूसरे पाना, ये हमारा क्या था, बोरोन। ये वाली बात समझ में आ गई? अब बोरोन का था P1। P1 को हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया। जब P1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बन जाएगा P2। अब यार जो P2 बना, ना तो ये फुली फिल्ड ना तो ये हाफ फिल्ड, इसका मतलब ये कोई खास स्टेबल चीज नहीं बन रही। इसका मतलब क्या हुआ, आप बताओ, ज्यादा आग कहां लगी हुई है इलेक्ट्रॉन को पाने की? इलेक्ट्रॉन को पाने की ज्यादा इच्छा कहां पे है, ज्यादा एफिनिटी कहां है, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कहां है? तो वो है भैया लिथियम। क्यों? क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो एक स्टेबल चीज बनाता है, लेकिन यहां बोरोन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले भी ले तो ये P2 बनता है, P2 बनता है, और वो ना तो फुली फिल्ड है ना तो वो हाफ फिल्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया देखो, जो बोरोन है ना उसका कम होगा विद रिस्पेक्ट टू लिथियम। लिथियम को इलेक्ट्रॉन की बड़ी जरूरत है अपने आप को S2 बनाने की, इस वजह से उसको हमने आगे रखा विद रिस्पेक्ट टू बोरोन। तो यहां पे ये ऑर्डर बन रहा है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा जी, समझ में आ चुका होगा। अब देखो, इस वाले को थोड़ा अलग कैटेगरी में रखते हैं।
ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझना। इन सब का पॉजिटिव था, इनका नेगेटिव है, इनको इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये एनर्जी फेंक के बाहर मारेंगे, इसमें सवाल नहीं है। लेकिन लिथियम ज्यादा एनर्जी निकालेगा, क्यों? क्योंकि वो S1 से S2 में बदल रहा है, मतलब कि वो अपने आप को फुली फिल्ड में कन्वर्ट कर रहा है। कहानी हुई यहां पे किसकी किसकी खत्म। लिथियम भी हमने निपटा दिया। क्या किया हमने भैया? लिथियम निपटा दिया। लिथियम निपटा दिया, यहां पे कट कर देते, लिथियम हटा, बोरोन हटा, बचा क्या? कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ज्यादा दिमाग कुछ लगाने नहीं बचा है। देखो क्या इसके आगे क्या लिख सकते हो आप? लिखोगे कार्बन, इसके आगे क्या लिखोगे? ये तो हम लिख चुके। अब बचा क्या? ऑक्सीजन और बचा फ्लोरीन। देखो फ्लोरीन था यहां पे P5, अगर P5 है तो उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या बनेगा? P6, मतलब कि इनर्ट। इसका मतलब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन बखूबी चाहेगा। इसका मतलब हुआ भैया इनका होगा ज्यादा। यहां पे क्या है? ये P4 से क्या बन जाएंगे? P5, कोई दिक्कत की बात नहीं। और देखो ये अब सिंपल यहां बोलो, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट सिर्फ यहीं पे लगेगा, इन सब पे मत लगा देना। किस तरीके से छांटा है वो समझो, एक एक लॉजिक को पकड़ो, पिकअप करो, तब समझ में आएगा इसको किस तरीके से लिखा गया है। अब जो लोग बच गए उन पे लगाओ लेफ्ट टू राइट। अब जो लोग बच गए, ना तो फुली फिल्ड हैं ना तो ये हाफ फील्ड है, अब इन पे दिमाग लगाओ लेफ्ट टू राइट वाला। तो ये लग गया लेफ्ट टू राइट जाने पर जो हमारा राइट वाला होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हमें एक ऑर्डर मिलता है जो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। यहां पे नियॉन सबसे पीछे, इसके बाद बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरॉन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। जहां पे इनका लॉजिक क्या कहोगे कि भैया ये S1 थे, एक इलेक्ट्रॉन पाकर के S2 हो गए फुली फिल्ड, इस वजह से आगे रहना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन पाएंगे, एनर्जी निकालेंगे। इनमें क्या था? ये थे P1 P2 हो गए, कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ा। नाइट्रोजन, बेरिलियम, इन सब का पॉजिटिव होता है। और ये जो है इस नियॉन में, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा यार इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ, सोच के बताओ कि यार ये नियॉन सबसे पीछे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम नियॉन को इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे तो एक तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, दूसरा अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो आपको बाहर से बहुत ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी, बाहर से बहुत ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी इसके अंदर, तब जाकर के वो इलेक्ट्रॉन लेगा। ये कहने का मतलब है इसके कि पीछे है, इसके कहने का सेंस आपको समझ आया होगा। अच्छा भैया अगर आपको ये आ चुका है तब नीचे वाला तुरंत ही आप सॉल्व कर ले जाएंगे। क्या नीचे वाला आप तुरंत सॉल्व कर ले जाएंगे? इसको थोड़ा हटाते हैं, ये ठीक है, ओके। देखो अब नीचे वाला क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसके बाद क्या है? ये सिलिकॉन, इसके बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद क्या दिया? सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद यहां पे क्या लिखा है? आर्गन। अब बताओ इसमें क्या लिखना है? आप कहोगे सर जो पहले देखा था उसी तरीके का अब भी हमें लगाना है। जैसा ऑर्डर हमने इसमें देखा था, जिस तरीके के इनके एलिमेंट अलाइन किए गए थे उसी तरीके से इनको कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको लग रहा हो कि सर आप ही बता दो तो देख लो भैया, यहां पे सबसे पीछे कौन? आर्गन। क्यों? क्योंकि ये फुली फिल्ड है। इसके बाद कौन? इसके बाद ये वाला मैग्नीशियम। कोई दिक्कत है क्या? इसके बाद ये वाला मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा? फॉस्फोरस। क्यों आ रहा है? समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। इनके लिए डेल्टा एच क्या होगा? इनके लिए डेल्टा एच हो जाएगा भैया पॉजिटिव। अच्छा जी, हमने किसको किसको निपटाया वो देखो, इसको निपटा दिया, इसको निपटा दिया, इसको निपटा दिया। अब एक तरफ से चलेंगे, ये है सोडियम, ये एल्युमिनियम। हमने बोला था कि इन दोनों में क्या होगा? ये होगा S1, इलेक्ट्रॉन पाकर के S2 बनना चाहेगा, इस वजह से ये ज्यादा एनर्जी निकालेगा। इसका मतलब एल्युमिनियम पीछे, सोडियम आगे। कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई होगी। आगे आइए, यहां पे क्या? सिलिकॉन। बचा क्या? सिलिकॉन, ये और ये। लेफ्ट टू राइट जाने पे जो आता है वही यहां पे लिख दो। ये हो गया सिलिकॉन, यहां पे सल्फर, यहां पे क्लोरीन। तो देखो भैया वैसे भी क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालोगे तो ये अपने अंदर से खुश होकर के बहुत सारी एनर्जी निकाल फेंकेगा। आप क्या बोलोगे? पूरे पीरियोडिक टेबल में यही एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा एनर्जी देने की कोशिश में लगा रहता है। कुल मिला के ये कि इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है। क्या है? सबसे ज्यादा है। ये ऑर्डर भी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है भैया? हाँ, इतने सारे ऑर्डर्स एक साथ पढ़ाएंगे। क्या करेंगे? एक साथ पढ़ाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर रखना है अपने माइंडसेट को। जिस तरीके से हमने सोचा है, समझा है, वही लॉजिक यहाँ पे भिड़ाएंगे, ठीक है। कुछ नई चीजें भी मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन डरना नहीं सर इतना ज्यादा एक साथ पढ़ाओगे सब भूल जाऊंगा,
कुछ भूलने नहीं दूंगा, साथ बने रहो बस। देखो क्या करना है यहाँ पे, ध्यान देना। क्या बोला मैंने कि यहाँ पे आपको दिया गया है ये बोरॉन की फैमिली, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन वाले को लिखा नहीं क्योंकि वो तो उनको इलेक्ट्रॉन वगैरह चाहिए नहीं होता है, हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखनी है। देखो भैया, शुरुआत हम करते हैं यहां से, इनमें पहले ये पीरियड नंबर 2, ये पीरियड नंबर 2, ये वाला पीरियड नंबर 2, नीचे वाला क्या पीरियड नंबर 3। हमने क्या पढ़ा था, 3 वाला ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू 2। कोई समस्या है क्या? होनी नहीं चाहिए वैसे यार। देखो भाई क्या करना है आपको, ये ऑर्डर बना देना है। ये क्या करना है, ये ऑर्डर इस तरीके से बना देना है क्योंकि 3 वाले का ज्यादा आता है विद रिस्पेक्ट टू 2 वाले के, इस वजह से ये वाली चीज हमें देखने को मिलेगी। अब देखो, अब आओ टॉप से बॉटम की तरफ। क्या होगा, टॉप से बॉटम की तरफ आने पे इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी क्या होगी, घटने लग जाएगी। तो ये चीज यहां पे घटती हुई दिखेगी, ये चीज आपको यहां पे भी घटती हुई दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी जब ऊपर से आप नीचे आओगे यहां पे क्या होगा, यहां पे भी कम होगा। सिमिलरली यहां पे भी यही देखने को मिलता है, यहां पे भी यही देखने को मिलता है कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो कम होता है। लेकिन कार्बन सिलिकॉन में ज्यादा किसका, सिलिकॉन का। फास्फोरस नाइट्रोजन में फास्फोरस का, ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर का, इनमें जो है क्लोरीन का। अच्छा जी, इनमें बताइए इनमें क्या होगा, ज्यादा किसका, इसका। इस तरीके से हमने लगा दिया, कोई समस्या की बात नहीं है। इतनी बात समझ आ गई क्या? जी समझ में आ गई। अब मैं आपको ना एक चीज बताऊंगा फैक्ट बेसिस पे, ये तो नॉर्मल है यार, ये तो समझ में भी आ जाता है। अब एक फैक्ट है जिसके लिए मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है। बोरॉन और क्या, ऑक्सीजन। ऐसा कहीं देखा हुआ होगा आपने, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं क्या कुछ इस तरीके से, कुछ तो लिखा जाता है ऐसा, ठीक है, B/O। बस आपको ये फैक्ट याद रखना है, B और O मतलब बोरॉन और ऑक्सीजन, इनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ना, अपने पूरी फैमिली में सबसे कम होता है। क्या बोल रहा हूं, ये अपनी पूरी फैमिली में सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखते हैं। कौन कौन, बोरॉन और ऑक्सीजन। बोरॉन और ऑक्सीजन, ये नोट कर लो कि बोरॉन और ऑक्सीजन अपनी फैमिली के अंदर सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? अब देखो इसके कहने का क्या सेंस है, सेंस तो समझो पहले कि कहने का मतलब क्या है। देखो अगर आपको बोला जाए कि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसको क्या करना है, ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे ज्यादा किसका, पहले बताओ सबसे ज्यादा किसका। यहां पे देखो दिख रहा है एल्युमिनियम, तो आप लिखो एल्युमिनियम, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम। इसके बाद किसका, गैलियम। इसके बाद किसका, इंडियम। इसके बाद किसका, थैलियम। ये लिखने के बाद कौन आएगा, बोरोन। सबसे लास्ट में आएगा बोरोन। ये फैक्ट है और ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, हमें ये चीज याद ही रखनी पड़ती है। क्या बोला मैंने, इनके फैमिली में भैया एल्युमिनियम से शुरुआत होगी। ये बात तो हम लॉजिकल बता ले जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझा सकते आपको कि बोरॉन नीचे क्यों आया। तो उसको रट्टा मारो कि बोरॉन यहां पे नीचे आएगा, बाकी सीक्वेंस तुम यहां पे देख रहे हो, इसको तुम नोट डाउन कर लो। अच्छा जी, हो गया, समझ में आ गया सर। अगला बताइए, अगला क्या बोला था मैंने, ऑक्सीजन की फैमिली। किसकी फैमिली, ऑक्सीजन की फैमिली में। यहां पे हमें दिख रहा है ऑक्सीजन सल्फर में ज्यादा कौन, सल्फर। चलो भैया लिख दिया हमने सल्फर। इसके बाद देखो ऑक्सीजन को ना तुम सबसे नीचे लाना, पहले उसके सब ला दो। देखो क्या है, सल्फर के बाद क्या है, सेलेनियम। सल्फर के बाद आया सेलेनियम, सेलेनियम के बाद आएगा टेलुरियम, और टेलुरियम के बाद आएगा ऑक्सीजन। क्या आएगा इसके बाद, इसके बाद आ रहा होगा भैया ऑक्सीजन। क्या, ऑक्सीजन। दिख रहा है कुछ, ऑक्सीजन सबसे पीछे और इस वाले में बोरॉन सबसे पीछे। ये कहां देखने को मिलता है, सिर्फ इस बोरॉन फैमिली और इस ऑक्सीजन फैमिली के अंदर। बाकी फैमिली में कोई झगड़ा नहीं है। इनको आप लिख करके याद कर ले जाइएगा। ओके, इनमें कोई पूछे तो बस आप ये ऑर्डर चिपकाइए, ये वाला ऑर्डर चिपका दीजिए कि देखो भैया इनमें कुछ इस तरीके का ऑर्डर होता है। जो ये सिलिकॉन होगा, इस वाले में अगर कोई पूछे क्या बोलोगे, सिलिकॉन आगे, कार्बन उसके पीछे, सिलिकॉन आगे, कार्बन उसके पीछे, फिर जर्मेनियम, फिर एसन, फिर पीबी। ठीक, इनमें क्या होगा, फास्फोरस सबसे आगे, फिर नाइट्रोजन, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ। यहाँ पे ये वाला चीज, क्योंकि देखो ऑक्सीजन फैमिली, ये वाली चीज। इस वाले में क्या बोलोगे, इस वाले में आपसे कोई पूछे, चलो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे सबसे ज्यादा किसका, क्लोरीन का। क्लोरीन को ऊपर कर दो, क्लोरीन को ऊपर कर दिया, इसके बाद क्या आएगा, क्लोरीन को अगर आपने ऊपर कर दिया तो इसके बाद क्या आएगा, क्लोरीन के बाद क्या, ब्रोमीन लिख दूं, नहीं भैया फ्लोरीन लिखो। फ्लोरीन के बाद क्या लिखोगे, ब्रोमीन लिखोगे। ब्रोमीन के बाद क्या लिखोगे, आयोडीन। ये चीज आप इस फैमिली में लिख रहे होंगे। और हमने क्या बताया था कि जो क्लोरीन होता है वो सबसे ज्यादा क्या रखता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो क्या आपको ये और ये सब कुछ याद हो गया? मैं ये मान के चल रहा हूं आपको पी ब्लॉक याद हो चुका है। ठीक है, ओके, मैं हटा रहा हूं भाई।
क्योंकि अभी हमें एक ऐसा जोरदार फैक्ट देना है जिससे जिससे आईआईटी वालों को लगता है कि बच्चों को ये पता नहीं होता, क्योंकि ऐसे सवाल पूछने की हिमाकत उन्हीं के पास है, क्योंकि उनके प्रोफेसर जो है 3-3 महीने लेकर के आपके क्वेश्चन पेपर को बनाते हैं। 3-4 क्वेश्चन को बनाने के लिए उनके 2-3 महीने 4 महीने खर्च होते हैं सिर्फ 3 क्वेश्चन बनाने के लिए। अभी जो मैंने लाइन बोली ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये आईआईटी के एक प्रोफेसर ने बोला था कि हमें 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ 3 से 4 महीने दिए जाते हैं, 1 महीने में वो एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहे होते हैं। ठीक है भैया, तो देखते हैं यहाँ पे आपको सवाल पूछा जाता है इस फैमिली और इस फैमिली, इस फैमिली, इस फैमिली और इस फैमिली को लेकर के। क्या बोल रहे हो? ये है भैया क्या हमारा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर आप बताओ लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे क्या होगा? लेफ्ट टू राइट। पी ब्लॉक में पूरे लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होगा? एक जनरल ट्रेंड बता रहा हूं, ये मैं पीरियड्स के बता रहा हूं, अरे सॉरी ये किसके? ग्रुप्स के मैं बता रहा हूं डायरेक्टली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली हम क्या सोचते हैं? बढ़ती है। क्या होती है? यहां से यहां जाने पर बढ़ती है। ठीक है, तो एक बात बताओ किस फैमिली का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा? कौन सी फैमिली इनमें से ऐसी है जो चाहती है कि इलेक्ट्रॉन मिले, मैं उसको पकड़ लूं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारी एनर्जी निकाल दूं? कौन है बताओ? कौन है ऐसा? ये वाला। ऑब्वियसली ये ऐसी फैमिली है जिसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो इलेक्ट्रॉन को तुरंत एक्सेप्ट करते हैं और वो तुरंत ही एनायन बना देते हैं और अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकाल देते हैं। तो याद रखना अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, इस फैमिली का सबसे छोटा सदस्य भी बहुत ज्यादा एनर्जी निकालता है। इस फैमिली का सबसे छोटा सदस्य, सबसे छोटा साइज वाइज नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाइज, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखने वाला जो एटम है, जो एलिमेंट है, वो भी इन सब से ज्यादा एनर्जी निकालता है, इन सब से ज्यादा एनर्जी निकालता है। तो करीब करीब आपको याद हुआ होगा कि ग्रुप 17, ये है ग्रुप 17 और ये हमारा है मान लो क्या? ग्रुप 16। क्या है? ये है ग्रुप 16। तो ग्रुप 17 का कोई भी एलिमेंट इस वाले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो भैया क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कहना ये चाह रहा हूं कि देखो पहले बताओ इस फैमिली में सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ताकतवर कौन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में? तो वो है सल्फर, वो है सल्फर। इस फैमिली में सबसे मजबूत सल्फर। इस फैमिली का सबसे कमजोर आदमी कौन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में? तो वो है आयोडीन। वो कौन है? आयोडीन। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वो राजशाही खानदान का है, इस वजह से उसकी औकात बड़ी है। क्या है? उसकी औकात थोड़ी बड़ी है, उसका जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पावर ज्यादा आएगा विद रिस्पेक्ट टू इसके किसी भी एलिमेंट से। मैं कह रहा हूं किसी भी एलिमेंट से। तो आपको क्या करना है पेपर में? आपको करना यह है कि भैया ग्रुप 17, ग्रुप 16 कहीं देखे तो पहले ये छांट लो कि कौन सा ग्रुप 16 का, कौन सा ग्रुप 17 का। जो 17 का दिखे उसको आगे कर दो, चाहे वो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखने वाला ही क्यों ना हो इस फैमिली का। यार इस फैमिली का सबसे कमजोर आदमी भी इतना महान है कि वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ रही है विद रिस्पेक्ट टू इस पूरी फैमिली के। अच्छा, ऐसा ही कुछ सवाल पूछा गया था। यहां पे जो भी ऑर्डर लिखा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वो क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अच्छा जी, देख लेते हैं क्या है सर, आपने ऐसा क्या सवाल दिया है, देख लेते हैं क्या लिखा है। क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, ऑक्सीजन। पहले क्या पहचानोगे? पहले पहचानो उनका ग्रुप। अच्छा, ये क्लोरीन और ब्रोमीन में ग्रुप कौन सा? ग्रुप 17। उस सल्फर और ऑक्सीजन में ग्रुप कौन सा? ग्रुप 16। अब एक बात तो कंफर्म है, बाकी हमें कुछ आए ना आए, एक बात हमें आता है क्या? कि ग्रुप 17 वाला पहलवान है। ग्रुप 17 वाला पहलवान है, मतलब ये दोनों इन दोनों से आगे होंगे, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अगर ये फैक्ट नहीं पता है तो तकलीफ होगी आपको। इसलिए ये फैक्ट याद रखना कि इस फैमिली का सबसे लूड़ा लंगड़ा आदमी जो भी है वो सबसे पहलवान है विद रिस्पेक्ट टू दिस के। ओके, ये बात समझ में आ गई। क्लोरीन और ब्रोमीन में बताओ किसका ज्यादा है? क्लोरीन और ब्रोमीन में ज्यादा किसका दिख रहा है? किसका ज्यादा है? सल्फर और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होता है? सल्फर का। ये लो भैया ऑर्डर में रख दिया है हमने, ये चीज आपका एग्जांपल बन गई। ओके, मतलब ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। इस पे देखो आयोडीन, इसके बाद क्या लिखा है? सल्फर, इसके बाद सेलेनियम, ऑक्सीजन।
यही इकलौते ऐसे हैं जो ग्रुप 17 के हैं, ये सारे के सारे ग्रुप 16 के हैं। और अगर ये ग्रुप 16 के हैं, हमें कुछ आता हो या ना आता हो, एक चीज जरूर आती है कि ग्रुप 16 जो है पीछे होता है किससे? ग्रुप 17 से। ग्रुप 16 पीछे है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में ग्रुप 17 से। तो इसका सबसे कमजोर कौन था? आयोडीन, वो भी पहलवान निकला इन सब से। अब इनमें तो हमें पता है सबसे ज्यादा किसका? सल्फर का, फिर सेलेनियम, और हमने बताया था कि ऑक्सीजन को उठा के सबसे नीचे रखना है, इस वजह से ऑक्सीजन को सबसे पीछे रख दिया। इसमें बताओ लिथियम और बोरॉन, वो वाली चीज जो मैंने पीछे पढ़ाई थी, वो वहां से आप समझ चुके होंगे कि किसका ज्यादा आएगा। लिथियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा आएगा, क्योंकि यहां पर S1 था, वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो S2 बन जाएगा, जबकि यहां पे पहले क्या था? P1, बाद में बन गया P2। ना तो पहले हाफ फील्ड ना तो बाद में हाफ फील्ड या फुल फील्ड कुछ भी बन रहे हैं, इस वजह से ये वाला पीछे है, लेकिन ये वाला आगे होगा। आगे देखिए क्या दिया है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, इसके बाद क्या दिया है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड ये नाइट्रोजन। अच्छा जी, एक बात तो पता है, ये सबसे आगे होते हैं। अच्छा, ये सबसे आगे हैं, क्लोरीन सबसे ज्यादा होता है ना भाई, सबसे आगे रख दिया। अब इनमें कंपेयर करो, यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? इधर है फ्लोरीन, यहां ऑक्सीजन, यहां पे हो गया हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो हो गया पीछे, यहां पे लेफ्ट टू राइट लगा दो यार, कुछ नहीं है, लेफ्ट टू राइट लगा दो, कहानी खत्म। फ्लोरीन हो गया आगे, ये हो गया आगे, ये मिल जाएगा, और क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद ये आ जाएगा। कोई समस्या की बात नहीं। अगर आपने इस तरीके से पढ़ा होगा जैसा मैंने पढ़ाया है, ध्यान दिया होगा, ऐसा कोई सवाल ही नहीं बना पाएंगे जो तुमसे सॉल्व ना हो। मैं गारंटी ले रहा हूँ, इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, इतना पढ़ने के बाद एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो तुमसे सॉल्व ना हो। बस आप सिली मिस्टेक्स मत करना, ठीक है। देखिए क्या लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ द गिवन एटॉमिक स्पीसीज। AIPMT 2005 में पूछा गया है। पहले यहाँ के एलिमेंट देखो, बड़े सस्ते एलिमेंट है। क्या लिखा है? लिखा है क्लोरीन, फिर क्या लिखा है? सल्फर, क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। क्लोरीन के जस्ट बगल में कौन रहता है? यहाँ पे रहता है सल्फर। क्लोरीन के जस्ट बगल में सल्फर, क्लोरीन के ऊपर कौन रहता है? फ्लोरीन, और इसके बाद कौन रहता है भैया? यहाँ पे ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे भी वही ग्रुप 16 17 लगा दो, कुछ नहीं करना है, बड़ा ही आसान है। इन दोनों का ज्यादा होगा। क्या? इन दोनों का ज्यादा होगा, इन दोनों का ज्यादा होगा। किससे? इन दोनों से। इतनी बात कंफर्म है, जिसमें से क्लोरीन का सबसे ज्यादा है, क्लोरीन का सबसे ज्यादा, इसके बाद आएगा फ्लोरीन। ये हो गया हमारा ग्रुप नंबर 17 का। अब आओ इस पर, ऑक्सीजन और सल्फर पे। ऑक्सीजन और सल्फर में जो ऑक्सीजन है वो उसको तो सबसे पीछे रखते थे यार, अब यहां रखो ऑक्सीजन को सबसे पीछे विद रिस्पेक्ट टू किसके? इसके। तो ये हो गए हमारे ग्रुप 16। जो ग्रुप 16 है वो 17 से पीछे, अगर 17 से हो गया पीछे तो हम क्या बनाएंगे? यहां पे बनाएंगे ये। आया बात समझ में भैया? ये देखो कहीं मिल रहा होगा, ये है, ये है, यहाँ पे आंसर मिल चुका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपकी साइकिल थोड़ा दौड़ा देते हैं, कहाँ पे जाएगा? JEE 2002, मतलब IIT दिल्ली तक तो पहुंचेगा। क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल आयन, नहीं, लीस्ट स्टेबल आयन अमंग द फॉलोइंग। लॉजिक, दिमाग लगाना पड़ेगा। IIT का सवाल है, सिंपल सी बात, कहानी देखो। यहाँ लिखा लिथियम नेगेटिव, यहाँ पे Be नेगेटिव। अब यार डायरेक्ट देख के ना पता नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट देख के पता नहीं चलता। उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले इसका लिखना पड़ेगा आपको एलिमेंट। यहाँ पे है लिथियम, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा एलिमेंट लिथियम, यहाँ पे क्या होगा? बेरिलियम, यहाँ पे क्या होगा? बोरोन, यहाँ पे क्या होगा? कार्बन। देख के बताना भाई, जवाब समझ में आएगा आपको। यहाँ पे हम क्या करें? बेरिलियम को, जब हमने लिथियम को एक इलेक्ट्रॉन दिया, जब मैंने लिथियम को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसने क्या बनाया? लिथियम नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन दिया। बेरिलियम को जब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसने बनाया Be नेगेटिव। बोरोन को दे दिया तो उसने बनाया बी नेगेटिव, और कार्बन को दिया तो उसने बनाया कार्बाइड, मतलब कि हो गया वो भैया C नेगेटिव। अच्छा, अब बताओ आसानी से किसने लिया होगा? किसने ज्यादा एनर्जी निकाला होगा? जिसने ज्यादा एनर्जी निकाला होगा सबसे ज्यादा स्टेबल वो। जिसने सबसे कम एनर्जी निकाला होगा अपने पास जो एनर्जी रखेगा, मतलब जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। ढूंढो भैया, उसको ढूंढो। यहां पे क्या है? यहां पे है S1, यहाँ पे क्या है? इसमें आएगा S1। लिथियम के केस में क्या होता है? S1, 2S1। यहाँ बेरिलियम के केस में 2S2, ये भैया S2। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप लिखोगे S2, इसके बाद लिखोगे P1, यहाँ पे क्या लिखोगे? P2। ध्यान देना, P1 P2। अच्छा, इनमें एक बात बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल अभी कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल अभी कौन है? इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल अभी कौन है?
जवाब समझ में आ गया होगा आपको कि भैया H2 वाला जो है ज्यादा स्टेबल है। अरे यार, अगर H2 वाला ज्यादा स्टेबल है, क्या वो इलेक्ट्रॉन चाहेगा? नहीं चाहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं चाहेगा तो वो एनर्जी निकालेगा कहां? बल्कि बेरिलियम के केस में हमने पढ़ा था कि बेरिलियम को तो इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ता है और एनर्जी भी देनी पड़ती है। अरे मेरे भैया, ये है हमारा बेरिलियम, ध्यान से देखना, ये है मान लीजिए हमारा बेरिलियम, ठीक है, ये है हमारा खूबसूरत बेरिलियम। इसको हमने क्या किया, अगर हमें इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना है ना इसको, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भी देंगे और एनर्जी भी देंगे। क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन भी देंगे, एनर्जी भी देंगे। और जब बेरिलियम इलेक्ट्रॉन भी लेगा, एनर्जी भी लेगा, तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ गई तो वो क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई हो कि लीस्ट स्टेबल कहने का क्या मतलब है। अरे यार, जो एनर्जी खाएगा, खुद एनर्जी लेगा, वो क्या होता है, अपनी स्टेबिलिटी खत्म करता है, घटाता है। तो लीस्ट स्टेबिलिटी कहां पे देखने को मिलती है? यहां पे। शायद बात समझ में आ गई होगी यार, बड़ा ही आसान था। अच्छा जी, आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। पता नहीं क्या क्या कथा कहानियाँ, बहुत सारी स्किल्स पढ़ाते हैं, ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ाऊँगा उस पर फोकस रहना। नाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं इसका सेंस दूंगा, थोड़ी देर बस मेरे साथ बने रहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बोला गया, क्यों इसका नाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही रखा गया, ये देखना। पहले इसका डेफिनेशन देखो, लिखा गया टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए कोवेलेंट बॉन्ड। इसको समझने के लिए सर पहले हमें कोवेलेंट बॉन्ड तो बता दो, वो तो हमें आता नहीं। अच्छा जी, ये लो, ये है एक एटम ए के पास ना एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसा ही एक दूसरा एलिमेंट है बी, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, गठबंधन करेंगे, जुड़ेंगे। ये चाहते हैं कि हमारे पास भी दो लोग हों, ये भी चाहते हैं कि हमारे पास दो लोग हों, हम क्या करें, पेयर बन जाएं। ठीक है भैया, तो पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना है, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो इनको जोड़ेंगे ना, ये जो जोड़ना बोल रहा हूं मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब बॉन्ड। बॉन्ड कुछ और नहीं होता यार, बॉन्ड मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों को पास ला रहा है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर करवा रहा है, इसी को बोलते हैं बॉन्डिंग या बॉन्ड। और जो बॉन्ड बना उसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जब एक इंसान और दूसरा इंसान दोनों इन्वेस्ट करते हैं प्यार में, तो उनको कहते हैं कि वहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। तो ये है हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग। अच्छा जी, पहले शुरू में क्या होता है, रिश्ता चलता है बहुत प्यारा। शुरू में रिश्ता चलता है बहुत प्यारा, बच्चे के दिमाग में जरूर होगा, बड़ा अनुभव है। अच्छा, छोड़ते हैं, यहाँ पे देखो ए और बी के बीच में। अब पहले शुरू में क्या होता है ना, वो सोचते हैं कि ठीक है, हमारा प्यार अच्छा है, हम इलेक्ट्रॉन को ना बीच में रखेंगे। दोनों सोचते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को बीच में रखते हैं, लेकिन किसी की ताकत बढ़ गई। मान लो कि जो यहां पे आपको ए दिख रहा है, ये ए थोड़ा पावरफुल हो जाता है। अगर ए पावरफुल हो जाता, अभी मानो खाली पावरफुल हो जाता, वो क्या चाहेगा, उस इलेक्ट्रॉन पे कब्जा कर लूं, उसको अपनी तरफ खींच लूं। उस इलेक्ट्रॉन को कब्जा करके जब वो अपनी तरफ खींचेगा तो देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, ए की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। ए क्या है, बलशाली है। ए क्या है, बलशाली है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन ए की तरफ आएंगे तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज किसी के पास आएगा तो उसकी सराउंडिंग में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा। मतलब ये कि ए के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उस थोड़े से नेगेटिव चार्ज को लिखते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये माइनस डेल लिखा गया। क्या लिखा गया, माइनस डेल। डेल लिखने का तरीका ये है, माइनस डेल। ए को जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसके पास आती हुई दिख रही है तो ए के सरफेस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा, क्योंकि उसके पास आ कौन रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अच्छा जी, और बी का इलेक्ट्रॉन, यार पहले बी की भी होल्डिंग थी इस पर, लेकिन अब थोड़ा दूर चला गया। तो अगर बी से कोई दूर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन लेके दूर जा रहा है किसी से, तो क्या छोड़ के जाएगा उस पर, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो, इसकी क्वांटिटी उतनी ही होगी जितना कि इस पर नेगेटिव चार्ज का होगा। इतनी बात समझ में आई? ओके, अब एक चीज देखो भैया, ध्यान से समझना इस लाइन को। अगली लाइन में ये बोल रहा हूं, एक बात देखो, जो ये ए है जिसको मैं पावरफुल कह रहा था, अब मैं ना ये पावरफुल शब्द छोड़ रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं कि ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। पहले मैं कहता था कि ए इज मोर पावरफुल देन बी,
ये जमा नहीं साइंस को। उसने कहा, क्या कह दिया, उसने कह दिया कि भैया ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तभी तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, इसी वजह से जो ए है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है और खुद को नेगेटिव बना लेता है। इसी वजह से ए जो होगा वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू बी के, इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो शायद अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बोलते हैं ये समझ में आया। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब एक्चुअली पावरफुल, जो शेयर्ड पेयर्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलेंगे। लेकिन क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ रहे हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। कुल मिला के ये कह सकते हो कि ऐसा एलिमेंट जो खुद को नेगेटिव करना चाहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाता है। दैट्स इट, सिंपल सी भाषा में यही लाइन बोली जा सकती है। ओके, अब भैया ये जो पावरफुल वाली लाइन है, पावरफुल वाली जो लाइन है इसको थोड़ा रिलेट करो सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। वो जो आप पढ़ाते थे जेड इफेक्टिव और साइज वाइज, उस पर थोड़ा समझाओ। अच्छा लो भैया, आगे हम आपके सामने प्रस्तुत हैं लेकर के। पहला देखो, हम क्या मान रहे हैं, हम एक कंडीशन लेंगे। ध्यान देना, हर चीज मैं कंडीशनल यहां पे पढ़ा दे रहा हूं ताकि आपके सामने कोई भी कंडीशन दिखे, थोड़ा नया भी होगा तो आप वहां पे जज कर पाएंगे, समझ पाएंगे। कंडीशन नंबर 1, क्या मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो ए है, ए जो है उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। क्या ए का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, मैं मान रहा हूं कि ए का जेड इफेक्टिव ज्यादा है। तो देखो, अब मैं इसको ए बोल रहा हूं, ये ए है, ये वाला बी है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से वाले हैं, ये वाले हैं। ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे रखे गए, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, यार ये इधर आएंगे या उधर आएंगे, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है। समझना क्या कहना चाह रहा हूं यार। देखो, ए जो है अगर ज्यादा अच्छा जेड इफेक्टिव रखेगा मतलब कि इसका न्यूक्लियस पावरफुल है। अगर इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है मतलब कि इसका न्यूक्लियस जो है वो पावरफुल है। अगर इसका न्यूक्लियस पावरफुल है तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, कौन से इलेक्ट्रॉन को भैया, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, ये जो पावरफुल है, ये एक बार हटा लेता हूं इसको, ये जो हमारा ये पावरफुल न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। क्यों खींच रहा है भैया, क्योंकि हमने बताया कि जेड इफेक्टिव ऑफ ए ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है ए वाले की कंडीशन में, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, ए की तरफ आएंगे। अगर ये ए की तरफ आएंगे तो ए पर कौन सा चार्ज लाएंगे, डेल नेगेटिव चार्ज लाएंगे, और बी पर कौन सा चार्ज आएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज। क्या ये कंडीशन बन गई, हां बन गई सर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। क्यों, क्योंकि ए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर खींच करके अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इकट्ठा कर रहा है और खुद को नेगेटिव बना रहा है। इतनी बात समझ में आई। तो क्या मैं ये लाइन बोल दूं कि एक ऐसा एलिमेंट जिसकी जेड इफेक्टिव पावर ज्यादा होती है, एक ऐसा एलिमेंट जिसका जेड इफेक्टिव पावर ज्यादा होती है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बोल दो भैया, बोल दूं क्या, ये लाइन सही है क्या। हाँ सर, आप सही बोल रहे हो कि भाई जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है उसी को इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। इस वजह से देखो भैया, अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा मिलेगी। यार समझा रहा हूं, कुछ भी रटवा नहीं रहा हूं। कोशिश है मेरी कि सारी चीजें आपको अपने आप याद हो जाएं। एफर्टलेसली आप अभी याद करें, इसके बाद आप एफर्ट लगाएं उसको रिटेन करने के लिए। 2-4 बार इन सारे कॉन्सेप्ट को लिखो। ऐसे पेज लेकर के पढ़ने से किसी को आज तक याद नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा भ्रम है तुम्हें कि किसी को, बहुत बड़े तेज दिमाग के लोग होते हैं, एक बार पढ़ते हैं याद हो जाए। सब भ्रम है, सब कहानियां हैं, ठीक है। सारे बच्चे जो तेज बनते हैं वो ज़्यादा टाइम तक या तो पढ़ रहे हैं या तो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, 6, 7, 8 लग गए हैं। इसके बाद इस वजह से उनको चीज़ें याद रहती हैं क्योंकि बहुत दिन से वो प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। अच्छा जी, अब आते हैं इस पे साइज वाले पर। अब मैं थोड़ा इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने लाइन समझा दी, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब मैं आता हूं सेकंड कंडीशन पे, कंडीशन नंबर 2। क्या, कंडीशन नंबर 2 के अंदर साइज ऑफ ए मैं मान रहा हूं छोटा है। साइज ऑफ ए मैं अगर मान लूं छोटा है विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ बी, मैं मान रहा हूं। इसके बाद मैं यहां से कुछ निकालूंगा, कुछ कथा कहानी बनाऊंगा ताकि आपको रटना ना पड़े। साइज ऑफ ए छोटा है,
देखो भाई साइज किसका छोटा है, ये वाले का, इसका मतलब ये ए है, ये क्या है, ए है। इसकी साइज बड़ी दिख रही है, ये है हमारा बी है। यहाँ पे देखो साइज ऑफ बी क्या माना हमने, बड़ा है, तो साइज ऑफ बी बड़ा हो गया, साइज ऑफ ए छोटा हो गया। अब देखो साइज से क्या फर्क पड़ता है, ही समझ में आएगा। एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये किसके सबसे ज्यादा करीब है, बताओ, ये किसके सबसे ज्यादा करीब है, बी के करीब है या ए के करीब है? आपको दिख रहा होगा ये भैया ए के करीब है। अगर ये ए पर करीब हैं या ये ए के करीब पड़ते हैं तो इनको ए ही खींचेगा ना, इनके न्यूक्लियस इसकी दूरी कम है, वो उसको खींच के अपने पास लाएगा। अगर वो अपने पास उसको खींच के लाएगा, इसका मतलब ए अपने आप को क्या करेगा, डेल नेगेटिव चार्ज देगा और बी पर डेल पॉजिटिव चार्ज बनवा देगा। जो अपने ऊपर डेल नेगेटिव बनवाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या मैं ये कह दूं कि जहां पर एलिमेंट की साइज, जहां पर एलिमेंट की साइज कम होती है, जहां पे एलिमेंट की साइज क्या होती है, एलिमेंट की साइज क्या होती है, कम होती है, वो चीज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कह सकता हूं क्या, शायद जवाब है हां। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर आप साइज को घटाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप बढ़ाएंगे। अगर आप साइज को घटाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। आई होप समझ में आया हो। इसी चीज को उल्टा कर दो, क्या बोलोगे, अगर साइज बढ़ेगा, अगर साइज बढ़ेगा तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। इसमें से कुछ रट्टा मत मारना, बहुत ही आसान है, नहीं समझ में आया थोड़ा सा पीछे ले जाओ, दोबारा सुन लो, खुद लिखो, नोट्स मत मांगने लग जाना, खुद लिखो, प्रैक्टिस करो, 2-4 बार लिखोगे दिमाग में चढ़ जाएगा, सारे सवाल हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भैया वही लाइन है जो हमने पढ़ाया, यहाँ पे लिखा गया है कि जब साइज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। यहाँ पे लिखा है कि जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, किसमें, केमिकल बॉन्ड के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब देखो यहां से हमें लिखना है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब आप बताओ यहां से जब आप इधर जाओगे तो क्या होगा, जवाब आप खुद दीजिए। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, होता क्या है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। सर ये तो कई बार पढ़ दिया सर, याद हो गया है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अच्छा जी, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो क्या होगा, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। कौन है इस वाले में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन है, फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि पड़ता है वो राइट साइड में। इसके बाद कौन है भैया, ऑर्डर लगा लो, यहां पे क्या होगा, कुछ इस तरीके का ऑर्डर मिलेगा। कोई दिक्कत है क्या, यहां पे देखो कोई दिक्कत आ रही है क्या, जवाब होना चाहिए नहीं, क्या जवाब होना चाहिए भैया, नहीं। यहां पे देखो, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम, इधर भी मैंने बनाया टॉप से बॉटम। साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। मतलब क्या, मतलब कि मतलब क्या, मतलब कि आपको यहां पे ये बनाना है कि देखो भैया सबसे नीचे जाते जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती चली जाएगी। अब यहां पे बस एक चीज देख के बता दूं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन दिख रहा है यहां पे, भाई पीरियोडिक टेबल में भी तो ऐसे दिखेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहां पे देखो, इस वाले में भी सबसे ज्यादा यही, इस वाले में भी सबसे ज्यादा यही। इसका मतलब फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। कौन, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। अब दूसरे वाले की बात करूंगा तो आपके दिमाग में आ सकता है क्लोरीन या ऑक्सीजन, तो मैं बता दूं क्लोरीन जो होता है वो जो है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कौन, ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, क्लोरीन से। तो याद रखना इस बात को कि सेकंड वाले पे कौन आता है, ऑक्सीजन, पहले वाले पे कौन आता है, फ्लोरीन, पहले वाले पे कौन आता है, फ्लोरीन। तो शायद आपको इतनी बात याद होगी, बाकी ऑर्डर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। यहां पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना होता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। देखो भैया ये है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग एक साइंटिस्ट है, लाइनस पॉलिंग। भैया हुआ क्या है कि इन्होंने बहुत बढ़िया कैलकुलेशन वगैरह करी। उनका एक फॉर्मूला आता है जैसे साई ए माइनस साई बी, या इसको लिखा होगा साई, यहाँ बोल रहा हूँ काई है एक्चुअली, काई, काई ऐसे लिखा जाता है, ऐसे बना के काई, ठीक है। तो यहाँ से होता है कुछ डिफरेंस इन काई का एक फॉर्मूला उन्होंने बताया था, कुछ 0.208 करके। आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे इन्होंने कैलकुलेट किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्या आएगी। बस इसी पर बेस्ड आपके सवाल होते हैं आपके पेपर के अंदर।
तो कोई ज़रूरत नहीं स्केल वगैरह रट्टा मारने की, सिंपल सिंपल भाषा में ये हमें समझना है, रटना है, याद करना है। चाहे जैसे फिलहाल देखो यहाँ पे जितने लोग लिखे गए पहले उसको लिखो। सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ दिख रही है? देखो 4 दिख रहा है। हमने बताया अभी कि फ्लोरीन जो होता है उसका सबसे ज़्यादा आता है। फ्लोरीन के बाद किसका आता है? इसके बाद आता है ऑक्सीजन का। फ्लोरीन इसके बाद ऑक्सीजन का। आप देखो ऑक्सीजन का कितना आ रहा है? इतना आ रहा है, ठीक। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था? नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे आता है नाइट्रोजन का। इसके बाद किसका आता है? यहाँ पे क्या था? क्लोरीन। यहाँ पे क्या था? क्लोरीन। अब ध्यान देना, क्लोरीन का देखो, इस वाले में देखो, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का और क्लोरीन का। क्लोरीन लिखा है क्या इन्होंने कहीं पे? क्लोरीन यहाँ पे लिखा है, क्लोरीन यहाँ पे। क्लोरीन का और नाइट्रोजन का एग्जैक्टली सेम लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, थोड़ा सा ज्यादा। तो हम क्या यहाँ पे ये लाइन यहाँ लगा दें? जो क्लोरीन यहाँ हुआ करता था अब मैं उसको यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। तो फिलहाल इतनी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अक्सर इन्हीं से काम बन जाता है, लेकिन अगर मान लो कभी कुछ और भी झंझट आ गई तो उसको सॉल्व करने के लिए आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल ये बात तो समझ में आ गई, ये बात तो याद भी रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके लिए क्या लिखोगे? 4.0। इसके लिए क्या लिखोगे? 3.0। इसके लिए भी 3 है, इसके लिए भी 3 है, बस ये 3.0 ऐसे कुछ करके 1 आता है और यहाँ पे नहीं होता है, ठीक। तो नाइट्रोजन जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन के। अच्छा जी, अब देखो बाकियों को देखो। हाइड्रोजन पे फोकस रखना। हाइड्रोजन का कितना होता है? 2.1। इसके बाद देखो क्या फॉस्फोरस सेम दिख रहा है कहीं? फॉस्फोरस कहीं लिखा है? फॉस्फोरस का भी 2.1 है। तो हाइड्रोजन और फॉस्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सेम होती है। इस वाले फैक्ट को केमिकल बॉन्डिंग में मैं यूज करूंगा, इस वजह से मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो होगा कार्बन। कार्बन का कितना होता है? 2.5। कितना होता है? 2.5। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन का 2.5 और हाइड्रोजन और फॉस्फोरस का कितना? 2.1 होता है। अच्छा जी, यहां पर देखो फ्लोरीन का कितना था? 4.0। क्लोरीन का कितना है? 3.0। इसका ब्रोमीन का कितना है? 2.8। आयोडीन का कितना है? 2.5। तो यहाँ है आयोडीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ क्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन। तो इस तरीके से टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घटती है। सब कुछ मैं समझा चुका हूं, कुछ फैक्ट आप याद रख लेना, आपको आसानी होगी आगे समझने में। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या लिखा गया है? इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा गया है द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट इज। पूछा गया जेईई मेन 2019 में। कुछ आप सोचोगे सर रट के बताना था क्या? नहीं, पीरियोडिक टेबल में जो हमने लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम पढ़ा उसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, कोई एक्सेप्शन भी रट्टा नहीं मारना है अलग से। तो जो चीज आती है पेपर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में और जो हमने टॉप से बॉटम लेफ्ट टू राइट पढ़ा था इसी को लगा दो, जवाब मिल जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किसके नीचे किसके अड़ोसी पड़ोसी में है। जैसे पहला देखो क्या लिखा है? सेलेनियम और टेलुरियम। अब सेलेनियम और टेलुरियम के बारे में पता होना चाहिए कि कौन चीज कहां रहती है। बताओ, टीई कहां मिलता है? सीएसई कहां मिलता है? तो ये है इस तरीके से। भाई ऑक्सीजन की फैमिली में होते हैं ये लोग, तो ये हमने लिख दिया ऑक्सीजन की फैमिली में। तो बताओ ज्यादा किसका? ऊपर से नीचे जाएंगे तो किसका होना चाहिए? कम भैया, टीई का कम होना चाहिए। जबकि इन्होंने क्या दिया हुआ? ज्यादा। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो भैया इस पहले वाले का काम तमाम हो गया। अच्छा जी, काम तमाम करा पहले वाले का, दूसरे वाले करते हैं कुछ। क्या लिखा हुआ है? GAGE। अब GAGE कहां मिलता है भैया? GAGE बताओ, सोचो कहाँ है ये? बैगन, आलू, गाजर, गाजर इन थैला, गाजर। तो लिखा हमने गाजर। इसमें क्या था? कहे सीता जी, कहे सीता जी। ये बोरोन की फैमिली का और ये कार्बन की फैमिली का जी, दोनों अगल बगल आते हैं, इस तरीके से अगल बगल आते हैं। तो लेफ्ट से राइट चलो, लेफ्ट से राइट चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए भैया। क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। अब बढ़ती हुई दिख रही है तो हमने ये जवाब मार दिया। बाकियों को आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा, चेक जरूर करना, इनको जरूर चेक करना कि ये गलत क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये जवाब मिल चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एम्स 2016 में। हमने एम्स वाला क्वेश्चन इसलिए लिया है कि नीट वाले नाराज ना हो जाएं कि सर हमारा वाला कुछ तो आप पढ़ाते नहीं, है ना। मेरे भाई सब कुछ जो भी एग्जाम्पल मैंने उस पूरे पीरियोडिक टेबल में लिया है वो सारे एग्जाम्पल आपके पेपर में कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, चाहे प्रीवियस क्वेश्चन में और आगे आने वाले जो भविष्य के कुछ सवाल हैं इन फ्यूचर, वो सब तुम्हारे पेपर में दिखेगा। नीट वालों ध्यान दे लो, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो पहला क्या लिखा गया, आपको क्या करना है? करेक्ट ऑर्डर निकालना है, लेकिन लिखा है डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड। अच्छा, सवाल ये कह रहा है कि यार यहाँ पे साइज का देखना है, इनमें देखो साइज सबसे ज्यादा किसकी है? ऑर्डर बताओ, ऑर्डर देखो, यहाँ पे O2 नेगेटिव,
ये क्या है, नियॉन, मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+। अच्छा जी, ये तो हमें क्या दिख रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिख रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिख रहे हैं। कैसे सर पता किया आपने, देख लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं टोटल, 8 में हमने 2 ऐड कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो हो गए 10, ये हो गए 10। नियॉन तो भैया 10 इलेक्ट्रॉन पहले से रखता है, कितने, 10 इलेक्ट्रॉन पहले से रखता है। मैग्नीशियम के पास पहले से 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 प्लस कर दिए मतलब 2 निकाल दिए, 2 प्लस का मतलब क्या होता है, 2 निकाल दिए तो हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फिर एल्यूमिनियम के केस में टोटल 13 इलेक्ट्रॉन थे, 3 निकाल दो, कितने बचेंगे, 10। यहां सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं उस समय बस आपको ये देखना है किसका जेड नंबर है ज्यादा, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, वो भैया सबसे छोटा होगा। अच्छा जी, यहाँ पे देखो 13, यहाँ पे होता है 30, यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे है 11, यहाँ पे 8। सबसे ज्यादा प्रोटॉन इनके पास है, इलेक्ट्रॉन तो 10 ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एल्यूमिनियम जो होगा उस वाले केस में, एल्यूमिनियम 3+ के केस में जेड इफेक्टिव ज्यादा, और जब इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा तो निश्चित रूप से साइज क्या आएगी, सबसे छोटी आएगी। और यहाँ पे देखो 10 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 8 ही प्रोटॉन है, यहाँ मतलब कि जेड इफेक्टिव का जो पावर है वो बहुत ही कम है, तो साइज सबसे बड़ी आएगी। इसका मतलब इन्होंने सही लिखा हुआ है, इन्होंने ये सही लिखा हुआ है। तो पहला तो क्या है, लेकिन लिखा डज नॉट, इसका मतलब भैया सही वाला ऑप्शन नहीं है। बस मैं क्या कह रहा हूं, साइज का सही ऑर्डर ये दिया गया है। अच्छा जी, अब आइए न्यूक्लियर चार्ज भैया देखो क्या है, इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, इस सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन है, 11, यहाँ पे कितने हो गए 9, यहाँ पे कितने हो जाएंगे भैया 8, यहाँ पे 7। न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा किसके पास है, इसके पास है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इसके पास ज्यादा है तो निश्चित रूप से सही ऑर्डर में यार 11, 9, 10 सब कुछ सही दिया हुआ है। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज का ये सही ऑर्डर है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। इसको भी आप निकालोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आएंगे। अगली चीज इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखना है, वही चीज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। क्या, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। अच्छा सर ऐसे समझ में नहीं आता, आप ऐसे लिखो, लेफ्ट टू राइट लिखो लिथियम, फिर क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे बोरोन, लिथियम बोरोन, इसके बाद क्या लिखोगे, पहले बेरिलियम है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। इन चारों के बीच में आपको कंपैरिजन करना है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, पता नहीं सही है गलत है वो हम बाद में देखेंगे। बस फिलहाल आप ये देखिए कि हमने क्या निकाला था, हमने जो निकाला था वो बताओ। यहाँ पे क्या है S2, ये क्या है S1, ये क्या है P1, ये क्या है P2, है ना। लेफ्ट टू राइट भी चलना है। और पहले ये देखो, ये वाले भाई साहब क्या है, स्टेबल, उनको तो भैया सबसे कम आना चाहिए। बेरिलियम हो गया सबसे पीछे, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, और इनके लिए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, तो इसको तो सबसे पीछे रखो तुम, ठीक है। बेरिलियम हो गया सबसे पीछे। अब लिथियम और बोरॉन में मैंने बताया था लिथियम का ज्यादा होता है, बोरॉन हो गया पीछे, लिथियम हो गया आगे, कार्बन होगा इसके आगे। ये कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे तो उल्टा छाप दिया, इसका मतलब गलत छाप दिया, तो ये मतलब हो जाएगा डज नॉट था, तो इसका मतलब ऑप्शन ये वाला सही होगा। अच्छा जी, इसको भी देख लेते हैं, क्या है ये, आयनाइजेशन एनर्जी। यार ये किसको नहीं आता, आयनाइजेशन टॉप टू बॉटम क्या होता है भैया, टॉप टू बॉटम घटता है, तो देखो टॉप से बॉटम जाओ घटेगा, इसका मतलब ये वाली चीज सही है, लेकिन डज नॉट पूछने की वजह से ये वाला चीज निकल के बाहर आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद आसान, क्या था, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ विल बी। सिंपल, ये है हमारा Na+, नहीं ये है हमारा सोडियम। इन्होंने क्या बोला, Na का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, मतलब जब हम यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितनी एनर्जी लगी, इन्होंने बोला 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन्होंने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ी। ये है आयनाइजेशन कहने का मतलब। अब देखो दूसरी चीज, अब मैं बनाता हूं सोडियम, ठीक। अब ये हमारा सोडियम, अगला कह रहा हूं कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ का मतलब वो इलेक्ट्रॉन आप लेके चले गए थे तो क्या बनाया। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन जब आप लेके चले गए तो आपने क्या बनाया, ये बना हमारा Na+। अब Na+ के अंदर वही इलेक्ट्रॉन आप वापस कर रहे हो। सर ये कहां से आया, अरे यार पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+, तो ये है Na+, इसको क्या कराना है, इलेक्ट्रॉन गेन। इसको क्या कराना है, इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब इलेक्ट्रॉन डालो। जब यार इलेक्ट्रॉन डालोगे तो Na+ क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेगा और एनर्जी बाहर करेगा। एनर्जी कितनी बाहर करेगा, सिंपल सी बात है यार, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो देखो भैया, जब आप ये वाला इलेक्ट्रॉन Na+ को दोगे तो भैया इस अपने अंदर से वो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को निकाल के बाहर फेंकेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि Na+ के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कितनी होने वाली है, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने वाली है। क्योंकि यार इसके अंदर से निकल रही है, अगर निकल रही है वो एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक के लिए माइनस का साइन लगेगा और डिजिट तो एग्जैक्टली सेम होगा। अरे यार, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुमने 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी थी, तो वो इलेक्ट्रॉन वो उतना एनर्जी लेने के बाद कहां चला गया, इसको छोड़ करके बाहर चला गया। तो जब उसको अंदर आना होगा तो सेम एनर्जी को Na+ क्या करेगा, लौटा देगा। क्या करेगा, लौटा देगा। अरे यार कुछ कठिन है क्या, बहुत आसान है यार, सिंपल सी बात बोल रहा हूं, दोबारा बोल देता हूं। ये हमारा जो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये आयनाइजेशन होगा, और आयनाइजेशन कराने के लिए 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। अरे मेरे भाई, जो आयनाइजेशन है वो खुद ही मिनिमम एनर्जी है, उतनी तो देनी पड़ी तभी वो निकली। तो जब Na+ को तुम इलेक्ट्रॉन दोगे तो Na+ उतनी एनर्जी क्या करेगा, निकाल के वापस दे देगा। यही चीज यहां पर लिखा गया है। तो चलिए खत्म करते हैं इस लेक्चर को यहीं पे। इस पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने बखूबी एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, आपने अच्छे तरीके से सारे एक्सप्लेनेशंस को समझे हैं। वहां पे मैंने लेक्चर 1 के अंदर, लेक्चर 2 के अंदर, लेक्चर 3 के अंदर और लेक्चर 4 मतलब इस वाले के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हमने आराम से कवर कर लिए हैं। अगर आपने यहां तक की पूरी वीडियो देखी होगी तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं हो रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर का। ये यूजुअली आपको क्लास में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन कोटा के इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं और मैंने वहाँ पे खुद पढ़ाया हुआ है। उसको पढ़ाने से प्रॉफिट होता है, इस वजह से मैं उस चीज़ को आपको जरूर पढ़ाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।